अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। क्या हाल चाल? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सुबह 9 और मैं हूं माविर सैयद। दोबारा पीर का दिन, और पीर के दिन की वही हमारे रोने, क्योंकि तकरीबन आधे लोग यहाँ जो टीम में हैं उनकी या तो आंख देर से खुली है या वो नींद में है। मेरा अपना पता है सुबह सुबह वो वाला हाल था, वो जब अम्मी स्कूल के लिए उठाती हैं ना और हम सोचते हैं रात ख़त्म, बस सुबह आ गई। तो ज़िंदगी इतनी लंबी गुजर चुकी है और आज तक ये वाली जो अकल हम में से किसी को नहीं आई कि संडे को रात को टाइम पे सो जाना चाहिए, क्योंकि मंडे किसी के लिए मंडे जो है वो रहम नहीं रखता दिल में। मंडे स्टार्ट हो जाता है, दिन स्टार्ट हो जाता है और फिर पूरा हफ्ता वही भागम भाग। उम्मीद है कि आप लोगों का वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। आपने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आपकी क्या कहते हैं, आपने कुछ ना कुछ अचीव कर लिया होगा जो आपने सोचा होगा ना मैं पूरे हफ्ते में ये काम उठा के वीकेंड के लिए रख रहा हूँ, कोई एक आध काम तो हो ही गया होगा। हमारा जो पिछला हफ्ता था वो एक बड़ी सैड न्यूज़ लेकर आया था हमारे लिए। सैड न्यूज़ क्या थी? हमारी एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर, होस्ट, प्रोड्यूसर और बहुत ही एक अच्छी इंसान जिनका नाम था नौशीन मसूद, उनका इंतकाल हो गया। वो अपने खालिक हकीकी सजा मिली लास्ट वीक, विच द न्यूज़ केम एज अ सरप्राइज़ फॉर सो मैनी पीपल। उसका रीज़न ये था कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि वो एक कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं और उससे बैटल कर रही हैं। तो आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट टाइम जब मैंने उनको देखा था, हर स्माइल, हर वार्म स्माइल, उनका एक बड़ा ही मुस्कुराता हुआ, हमेशा खुश रहने वाला पॉजिटिव सा चेहरा, पॉजिटिविटी वाला डिमीनर। कुछ लोग होते हैं जो आपके ऊपर बड़े अरसे तक इम्प्रेशन एक छोड़ के चले जाते हैं या छाप छोड़ जाते हैं। नौशीन मसूद उनमें से थी कि जिन लोगों के जिस शख्स की उनसे मुलाकात हुई थी वो उन्हें बहुत अरसे तक भूल नहीं सकता और आज तक बल्कि नहीं भूल सकता। शी वॉज़ अ रोल मॉडल इन लॉट ऑफ सेंसेस। शी वॉज़ वेरी हेड स्ट्रॉन्ग, वेरी पोलाइट। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नौशीन मसूद को बहुत इंस्पिरेशनल बनाती थी। अब वो हम में नहीं है तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी फैमिली वालों को सब्र अता करे, उनकी बच्चों को हिम्मत दे, क्योंकि माँ का कोई नेमल बदल नहीं होता। हमारे बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो काइंड ऑफ रिप्लेसेबल होते हैं, लेकिन माँ बाप इनका कभी भी कोई नेमल बदल नहीं होता। इसके अलावा पिछले ही हफ्ते जुनैद जमशेद की बरसी थी, एक और बहुत बड़ा नाम हमारे मुल्क का। जुनैद जमशेद ने तो जितनी लाइफ्स को टच किया है वो अनइमेजिनेबल है। एज अ सिंगर भी, बाद में एज अ दाई भी। वो एक दावत देने वालों में से था और वो यकीनन शहीद हुए क्योंकि वो दावत के काम पे ही जा रहे थे। तो इन दोनों के लिए हमारी ख़ास दुआएं हैं और उनके घर वालों के लिए भी कि अल्लाह ताला हमेशा वो जो इन्होंने दिए जलाए हैं उनकी रोशनी आगे बढ़ाएं, उनके फैमिली वाले, उनके बच्चे। हमारा आज का बड़ा मज़ेदार सा प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है। आज कुछ स्पेशल हमारे साथ गेस्ट हैं। वैसे तो हमारे साथ हमेशा बहुत स्पेशल गेस्ट होते हैं, लेकिन आज कुछ मज़ेदार गेस्ट हैं, आपको मिलकर बहुत मज़ा आएगा। साइमा भी कुछ अच्छा सा बना रही हैं, तो ये सब आप जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है, मिलती हूँ मैं आपसे आफ्टर दिस स्मॉल लिटिल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको पता है आज पूरी दुनिया में क्या सेलिब्रेट हो रहा है? आज माउंटेन्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है, यानी कि पहाड़ों का दिन। 11 दिसंबर को पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जाता है और ये इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में इस बात का शऊर उजागर किया जाए कि पहाड़ों का कैसे ख्याल रखा जाए, उसकी माहौलियाती जो तब्दीलियाँ हैं उनको नज़रअंदाज ना करते हुए किस तरह उसके इर्द गिर्द का आबादियाँ, पहाड़ और जितने भी उससे मुल्हका जितनी वो है क्या कहते हैं जितनी लाइफ है उसका किस तरह ख्याल किया जाए। तो ये दिन उन लोगों को शायद ज़्यादा इसकी अहमियत का एहसास होगा, या तो जो ख़ुद पहाड़ों के करीब रहते हैं या पहाड़ों पर जाते रहते हैं। एक और बात बड़ी मज़ेदार है कि अगर हम दुनिया भर के पहाड़ों की बात करें तो आपको पता है पाकिस्तान में कितने अमेजिंग पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। दुनिया की सेकंड टॉलेस्ट जो चोटी है, पीक है, K2, जिसका हम बचपन से हमें पता है, वो पाकिस्तान में वाक़। इसी तरह दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी नांगा पर्वत, जो कि बड़ी किलर माउंटेन भी कहलाती है, इट्स नॉट ईजी टू उसको सर करना इतना आसान नहीं है, वो भी पाकिस्तान में वाक़ है। तो एक और बात यह है कि पाकिस्तान में जो है वो 5 ऐसी
बुलंद सिलसिले हैं जिनकी बुलंदी 26,000 फीट तक है। एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, बल्कि हम आपको एक फुटेज दिखाते हैं, पहाड़ों की पिक्चर्स दिखाते हैं कि पाकिस्तान में जो खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले हैं उनमें कौन कौन से सिलसिले हैं। चलें उनके बारे में बात करते हैं। कोह हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ी सिलसिला है जिसमें दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ मौजूद हैं, जिनमें से एक का नाम तो आप सबने सुना है, इस पर बहुत सी हॉलीवुड मूवीज़ भी बन चुकी हैं, वो है माउंट एवरेस्ट। दुनिया की 8,000 मीटर से बुलंद तमाम चोटियाँ इसी पहाड़ी सिलसिले में मौजूद हैं। अब बात करते हैं पहाड़ी सिलसिले कोह कराकरम की। कराकरम तुर्क ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है काली भुरभुरी मिट्टी। ये सिलसिला पाकिस्तान, चीन और भारत के सरहदी इलाकों में वाक़ है। कराकरम के बाद बात हो जाए कोह हिंदुकश की, जो पाकिस्तान के ज़िला चित्राल और अफ़गानिस्तान का अहम पहाड़ी सिलसिला है। हिंदुकश की सबसे बुलंद तरीन चोटी तर्जमीर भी पाकिस्तान के ज़िला चित्राल में वाक़ है और इसकी बुलंदी 7,708 मीटर है। पहाड़ों की अगर बात हो तो सीधे हमारे जहन में आता है पाकिस्तान का शुमाली हिस्सा, मतलब गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर या शुमाली खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन यहाँ मैं आपको बताती हूँ ऐसे पहाड़ी सिलसिले के बारे में जो सिंध और बलूचिस्तान की सरहद पर वाक़ है। जी बिल्कुल, केथर का पहाड़ी सिलसिला, जहाँ कुदरती हसीन मनाज़र और पहाड़ों से बहते पानी के चश्मे देखने के लायक हैं। इस जगह को चारों तरफ से पहाड़ों ने अपनी आगोश में ले रखा है। बात करते हैं अब दुनिया की बुलंद तरीन चोटी K2 की, जो गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है, जिसकी लंबाई 8,611 मीटर है। बहुत से लोगों ने इसे सर करने की कोशिश की, कई बार नाकाम कोशिशें हुई और फिर 1954 में K2 को पहली बार सर करने की अतालवी मुहिम कामयाब हुई। और अब कुछ अरसे पहले ही आप लोगों को याद हो, पहाड़ों के वो आशिक कोह पैमा अली सतपारा, जिन्होंने इस पहाड़ को सर्दी के मौसम में सर करने की कोशिश की और K2 ने हमेशा के लिए इन्हें अपनी आगोश में ले लिया। तो जनाब आली, जब पहाड़ों की इतनी बात हो गई है तो हमने सोचा कि आपको दो कुछ ऐसे ख़ास लोगों से मिलवाया जाए जो कि पहाड़ों को सर करने की कोशिश भी करते हैं, ट्रैकिंग भी करते हैं और पहाड़ों से काफ़ी मोहब्बत रखते हैं। तो लेट्स आस्क देम कि पहाड़ तक जाना आसान है, मुश्किल है? कराची में रहते हुए हमें तो इतने क्या सतह समंदर, पहाड़ इतना ऊंचा होता है, हमें तो सीढ़ियाँ ही चढ़ने से सांस फूल जाता है। तो हाउ डू दे मेक इट पॉसिबल? सबसे पहले मैं मिलवाऊंगी हारून से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हारून, आप ट्रैकर हैं और एक आध कोई चोटी समिट की आपने? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं आपको बताऊं कि हमारा जो अच्छा, अभी मैं आपसे डिटेल पूछूंगी। इसके साथ ही मौजूद हैं सना जमील। सना जमील ने भी मुझे बताया कि ये खातून होने के बावजूद ना सिर्फ बाहिम्मत है। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है, खातून होने के बावजूद, मतलब एक बाहिम्मत खातून है और एक दो चोटियाँ भी सर कर चुके हैं। एक चोटी सर की है और बाकी जो है वो नज़र में है। चलिए हारून, मैं आपके पास वापस आती हूँ। जी, आप अपने बारे में बताइए कि ये जो पहाड़ हैं वो आपको कहाँ तक खींच के ले जा चुके हैं? देखिए, हमारा कराची में रहते हुए पहाड़ों का सिलसिला ज़्यादा हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, स्क्रीन पे, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको अचीव कैसे किया जाए। तो हमारे लिए एक डिफ़िकल्टी है कि हमें पहला स्टेप लेना पड़ता है कि इस्लामाबाद पहले पहुँचें और उसके बाद पहले तो बेसिक है कि मरी, नथिया गली और नारायण का कान, दिस इज़ द बेसिक। बट अगर आपने एक्स्ट्रा जाना है तो स्कर्दू और आपका फेरी मेडोज़, दिस इज़ द स्टार्टिंग। मैंने स्टार्ट फेरी मेडोज़ से किया था, उसके बाद फिर फेरी मेडोज़ कंप्लीट करने के बाद रिसेंटली हमने चित्राल साइड को एक्सप्लोर किया। तो हमारा माउंटेन का आज़ाद कश्मीर भी देखा है, लेकिन जितना डाइवर्स है, हर जगह आपको अलग सीनरी, अलग नेचर, अलग उसका व्यू मिलेगा। एंड सीइंग इज़ बिलीविंग, और उसके लिए काफ़ी स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत होती है, बट पेशेंस की ज़रूरत होती है। इफ़ यू जस्ट टेक अ वीक ऑफ फ्रॉम योर लाइफ, तो मुझे किसी ने कहा कि जी अगर आपकी लाइफ में साल में 365 दिन है तो 5 दिन अपने लिए स्पेयर कर लें, एंड इट विल बी रीबूट योर सिस्टम, और आप सारी चीज़ें अपनी रीसेट करके एंड यू विल बी मोर फोकस्ड, तो और आप ज़्यादा एनर्जी के साथ वापस अपने काम पे आ सकते हैं। यस, एग्जैक्टली। एंड वी वर लाइक, आई वाज मतलब को बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके नहीं चलता। अगर कोई डेस्टिनेशन एक कर लिया ना तो नेक्स्ट बेंचमार्क थोड़ा सा और हाई सेट करने का होता है। तो मेरा दिल यही था कि जो एक कर चुके हैं इससे अब अगला बड़ा बेंचमार्क सेट करें। तो मैंने अपनी टीम से रब्ता किया, जिनको मैंने सोशल मीडिया पे थोड़ा सा देखा। आई डेंट नो देम बट आई कॉल देम। उन्होंने मुझे 5 मिनट का मेरा इंटरव्यू लिया कि भाई आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप डेली एक्टिविटी कितनी करते हैं, और इफ़ यू विल क्वालिफाई देन वी विल टेक इट, बिकॉज थोड़ा सा रगड़ा लगेगा आपका, मतलब, और नो लग्जरी। तो मैंने कहा जी मैं कैंपिंग की हुई है, आई नो कि कैसे लाइफ है। उन्होंने कहा जी ठीक है। तो जब मैंने सबसे पहले अपने साथ के लोग देखे
तो कोई 16 साल का लड़का भी था एक और 60 साल का बंदा भी था। सो वी वर लाइक 8 पीपल एंड वी स्टार्ट टुगेदर। और जब मैंने देखा मैंने और कहा आप लोग कहाँ गए थे? अब हमने थलो पास किया चित्राल की साइड से। और इसकी क्या ऊंचाई होगी? इसकी ऊंचाई है 4500 मीटर्स, तो तकरीबन आप उसको 12,000 फीट तो एक की। छोटी छोटी थी ये? जी छोटी छोटी, एक्चुअली एक पास है जो पहाड़ का। तो हमने चित्राल से स्टार्ट किया एंड वी एंड अप इन कुमराट। तो कुमराट वैली भी पहली दफ़ा देखी, लेकिन हम बैक साइड से एंटर होके, तो डेली हमें 16 किलोमीटर पैदल चलना होता था। तो 16 किलोमीटर वाज लाइक अ टफ टास्क, लेकिन हम सुबह 6 बजे अपना नमाज और नाश्ता वगैरह करके चलते थे। अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगते जी जी बिल्कुल। वो उसमें तो ये सारी चीज़ें साथ साथ हैं, बिकॉज यू नो उसमें आपके पास कोई सेफ्टी नहीं, कोई बैकअप प्लान नहीं है। उसके बाद ना कोई शॉप है, ना कोई, मतलब वी डिडंट सी सिविलाइजेशन फॉर 4 डेज़। और वो जो एक्सपीरियंस है कि पावर बैंक से सिर्फ बैटरी चार्ज होती थी, तस्वीरें वगैरह खींचते थे और देन वी जस्ट टुक ऑफ। और 3-4 बजे हमारा दिन ऑफ हो जाता था और देन वी टेक अ रेस्ट। और टीम जो थी वो बहुत अच्छी थी, जो कि खाना वाना अच्छा अच्छा, ये कौन लोग थे जिनको आपने ज्वाइन किया था? एसेंडर्स को मैंने ज्वाइन किया था। एसेंडर्स, अगर किसी ने इस्लामाबाद जाके उनको रब्ता करें, दे विल प्लान योर टूर कि अगर आपकी मेजोरिटी इतनी है कि आप 3 दिन का टूर कर सकते हैं, दे विल टेक यू टू आज़ाद कश्मीर। वहाँ पे काला चिट्टा की कटा चिट्टा लेक की ट्रैकिंग है, वो भी बहुत खूबसूरत है। तो ये जो चित्राल का थलो पास है, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। लाइक मैंने यूट्यूब पे एक वीलॉग देख के मैंने कहा चलो भाई इस पे चलते हैं। और किस महीने में गए थे? हम लोग जून में गए थे। तो जून में इट वाज हॉट, बट जैसे जैसे हम आगे जाते गए, जो हमने एक अपना कैंप लगाया था 3rd डे का, दैट वाज ऑन -10 डिग्री, बर्फ़ के ऊपर हमारा कैंप था। तो इसमें अगर किसी को जाना हो, लाइक मैं कहता हूँ अगर मैं जा सकता हूँ तो कोई भी जा सकता है। ऑल यू नीड इज़ कि आप अपने आप पे बिलीव करें कि आप कर लेंगे। और दूसरा ये है कि यू नीड टू हैव गुड इक्विपमेंट और प्रोफेशनल पीपल। और प्रोफेशनल हो आपके साथ। ऑनेस्टली मैं बताऊं कि हमारे नॉर्थ में जितने भी लोग हैं, दे आर नॉट देयर फॉर मनी मेकिंग। वो लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि लोग आके इस चीज़ को देख लें। इस इतनी खूबसूरत चीज़ है, आप इसको एक्सपीरियंस कर लें। मतलब बाहर दुनिया में लोग इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पकड़ के वहाँ पहुँचते हैं, जाते हैं, और हम अपने चीज़ पास होते हुए उसकी कदर नहीं करते। तो दे आर इन्वाइटिंग पीपल के यार पकड़ के आ जाओ यार, एंड देयर बजट्स आर जस्ट लाइक, मुझे पता है कि उसमें उनका बस खाना पे खर्चा पूरा हो रहा है। बिकॉज द वे दे टेक अस, 8 बंदों की टीम थी जो हमारे कैंप उठाती थी और साथ में किचन विचन का करती थी, और हमसे वो पहले स्टार्ट करते थे। एंड बट दे मेक श्योर कि एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा हो। सही सही। मैं सना के पास आती हूँ। सना, आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और ये बताएं शौक कैसे हुआ और क्या कारनामा सर अंजाम दिया आपने? अच्छा, पहाड़ों का जो शौक है वो बचपन से था। इससे वेरी एक बड़ा पिटा हुआ डायलॉग है कि बचपन से मुझे शौक था, लेकिन ये वाकई ऐसा ही है। सही। उसके बाद व्हेन आई कंप्लीटेड माय प्रोफेशन, आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, और मैं उसकी प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। तो जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ से थोड़ी फारिग हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन से फारिग हुई, तो पहाड़ का शौक तो चुके था ही, इट वाज देयर इन माय हार्ट। वो कहते हैं ना कि शौक जो था वो हाइबरनेट कर रहा था, बस उसको थोड़ा सा जगाने की देर थी। मेरा प्रॉपर जो फर्स्ट ट्रैक था दैट वाज K2 बेस कैंप। K2 बेस कैंप जो ट्रैक है वो बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए रिकमेंड किया जाता है जिन्होंने पहले कभी ट्रैक्स किए हुए हों ऑलरेडी, और मल्टीपल डे कैंपिंग। दैट वाज माय फर्स्ट, बिकॉज I've always been passionate about mountains, and it was my passion that led me, to this K2 base camp track. तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। उससे पहले छोटे मोटे ट्रैक जैसे कि आपने मार्गला हिल्स के ट्रेल्स कर लिए, उसको मैं नहीं मानती कि भाई वो कोई ट्रैक। सो K2 वाज माय फर्स्ट ट्रैक। जी बिल्कुल। उसके नेक्स्ट ईयर वी आर ग्रुप ऑफ 5 women फ्रॉम पाकिस्तान हु सबमिटेड रोपल पीक, जिसकी हाइट जो है वो 5642 अबव सी लेवल है, एंड लाइज वेरी क्लोज टू नांगा पर्वत, साउथ ऑफ नांगा पर्वत, एंड वी वर लाइक फर्स्ट ग्रुप फ्रॉम पाकिस्तान हु हैव स्केल्ड दिस पीक। इस साल हम लोगों ने हाई माउंटेन पास जो है वो क्रॉस किया बाय द नेम ऑफ हरामोशला, जिसका एल्टीट्यूड 5190 मीटर्स है अबव सी लेवल, और हाईली टेक्निकल, मतलब इट्स रिटन एवरीवेयर ऑन गूगल। आप देखिए, आप सोशल मीडिया पे कहीं भी जाएंगे, इट्स वन ऑफ द टफेस्ट हाई माउंटेन पास ट्रैक। यस, बहुत टफ, बिकॉज इसमें हमें वो वाले सारे इक्विपमेंट्स चाहिए थे जो आपको प्रॉपर माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए चाहिए होते हैं। जब आपको माउंटेन गियर्स इक्विपमेंट्स वाले चाहिए हो जो क्लाइंबिंग के लिए हो, तो वो दैट ऑब्वियसली मीन्स कि ये जो आपने पास क्रॉस किया है, जिसमें हमें 600 मीटर से ज़्यादा की रोप्स की ज़रूरत पड़ी थी डिसेंट करते हुए, सो इट वाज इक्वलेंट टू क्लाइंबिंग अ माउंटेन। तो ये भी हम लोग 3 ख़वातीन थी जिन्होंने ये ट्रैक फर्स्ट फ्रॉम पाकिस्तान
to have crossed this high mountain pass. वाओ, मुझे ये बताओ कि was there any training before that? There was, to be very honest, no training at all. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि शायद पैशन ही था जो मुझे यहाँ ले आया. आप ये कह सकती हैं कि with every year जब मैं वेंचर करती हूँ तो मैं खुद सेल्फ ट्रेन ही हो रही हूँ. I'm learning from my own mistakes and I'm getting better at that. So I would also like to wish everyone happy Mountains Day. Being a mountaineer tracker, मैं समझती हूँ कि पहाड़ों की जो importance है वो बहुत ज़्यादा है हमारी ज़मीन पे, because 30% से ज़्यादा जो है वो ज़मीन का जो हिस्सा है वो पहाड़ों ने जो है उस पर कब्ज़ा किया हुआ है. तो अगर हम पहाड़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाता है. और इस दफ़ा जो थीम है माउंटेन्स डे की, बिकॉज एवरी ईयर देयर इज अ डिफरेंट थीम व्हेनेवर वी आर सेलिब्रेटिंग माउंटेन्स डे, इस दफ़ा थीम है रिस्टोरिंग माउंटेन्स इकोसिस्टम. Mountains have been included in the United Nations Decade of Restoring Ecosystem, and this has been co-led by Food and Agriculture Organization, जो कि United Nations का हिस्सा है. इस सब पहाड़ों को भी इंक्लूड किया गया है इस डेकेड में. उससे पहले वो कोस्टल एरियाज और उनके जो और Forests. एग्जैक्टली उनको, तो माउंटेन्स को इसलिए इंक्लूड किया गया जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. और लोग भी रहते हैं, जानवर लोग भी रहते हैं, हैं. परिंदे हैं, मतलब ये पूरा इकोसिस्टम है ना वहाँ. पानी का आप देखें ना जरिया 60 से 80% जो दुनिया के लोग हैं वो फ्रेश वाटर पर डिपेंड करते हैं, एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम माउंटेन्स. ट्रू. तो आप ये देखें कि अगर हम नहीं ख्याल करें, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रेसिंग इशू इन दीज डेज. और ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स आर मेल्टिंग एट अ वेरी रैपिड रेट. और यहाँ पे मैं ये बात बताती चलूँ कि पाकिस्तान is the only country that has the highest number of glaciers outside the polar regions. 7,000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स है हमारे मुल्क में. तो जहाँ पे इतने ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं और वहाँ पे ग्लेशियर्स मेल्ट, तो आप देखेंगे हर साल ओवर फ्लडिंग, सैलाब, ये सब हमें दिखाई देता है. और कहते हैं ना आधा पाकिस्तान अंडर वाटर आ सकता है अगर हमने, लेकिन सैडली इट्स नॉट इजी कि आप बढ़ते हुए टेम्परेचर्स को नीचे लेकर आए. अभी जो COP28 समिट थी उनका जो टारगेट था 1.5 डिग्री नीचे लेकर आना, इट्स नॉट इजी क्योंकि धुआं निकलता रहेगा. एक पूरा अर्थ का भी अभी एक अलग टॉपिक है कि पूरा एक निज़ाम होता है, हर कई हज़ार साल बाद अर्थ पूरा अपने आप को रीसेटिंग करती है. तो हम सैडली हम शायद उस हज़ारों साल के उस हिस्से में हैं जहाँ पे अर्थ को एक ज़्यादा आ रहे हैं. अच्छा, मुझे एक बात आपसे पूछनी थी. इन्होंने यकीनन आपको एक्सरसाइज वगैरह होगी आपकी, क्या आप भी कुछ एक्सरसाइज क्या है फिटनेस का ख्याल करती हैं अपने? क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन इश्यूज, आपको ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं. तो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, अगर फ़र्ज़ करें कल को अगर मैं चाहूँ तो कैसे जाऊँ? सबसे पहले तो ये कि फिटनेस के बगैर आप बिल्कुल यहाँ पे नहीं जा सकते. तो उससे पहले से कुछ अरसे आपने जिम करना है? बिल्कुल बिल्कुल. कुछ अरसे मीन्स के लाइक मैं वैसे करती भी रहती हूँ, लेकिन जो लोग नहीं करते और जिनको शौक है कि वो इस तरह की एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्टिविटी में हिस्सा लें, तो 6 months बिफोर एनी एक्सपीडिशन I think they should start hitting a gym. And if for someone like me who cannot hit a gym because of my professional commitments, तो मैं घर में ही कार्डियो करती हूँ. मेरा जो है वो रोज़ाना 5 days a week का जो है वो 1 hour का कार्डियो होता है जो कि आपका स्टेमिना बिल्ड करता है. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बगैर आप सोच भी तसव्वुर भी नहीं कर सकते. वहाँ जाना 100 मीटर के बाद बेहोश हो जाएंगे. एग्जैक्टली. आई मीन आप जैसे कि इन्होंने भी कहा कि हमारा ताल्लुक कराची से है, वी आर ऑलरेडी लिविंग बिलो सी लेवल. सो फॉर अस इट्स इज़ रियली अ डॉन्टिंग टास्क, यू नो, टू गो ओवर देयर एंड यू नो टू क्रॉस दोस हाई माउंटेन पासेस एंड टू समिट ऑल दोस पीक्स. तो उसके लिए हमें वाकई तैयारी करनी पड़ती है और ये बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है. लेकिन यहाँ पे मैं ये बात भी बताती चलूँ कि फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आपकी मेंटल फिटनेस, विल पावर बहुत स्ट्रांग है. एग्जैक्ट, विल पावर बहुत स्ट्रांग है. आप फिजिकली जितना भी फिट हो जाएं, आप बहुत बड़ी अपनी जिम से बॉडी बिल्ड करके बैठ जाएं, लेकिन आप वेट लिफ्ट कर लें जितने भी, लेकिन अगर आपने यहाँ से हिम्मत हार दी तो फिर आप अपनी मंजिल तक पहुँच ही नहीं सकते. सो आपका विल पावर स्ट्रांग होना. आप किस मंथ में गई थी? मैं यूजुअली जून और जुलाई में जाती हूँ. अभी तक जो मेरे 3 साल से जो मैं कर रही हूँ इन द मंथ्स ऑफ जून एंड जुलाई. सही. इन्हीं मंथ्स में हम लोग जा रहे होते हैं, किसी एक विंडो पीरियड होता है सही एक्टिविटीज. अच्छा हारून, आप कह रहे थे कि मैंने माउंटेन से सीखा भी बहुत कुछ है. क्या सीखा आपने? मैं फिर आपसे पूछूंगी आपने क्या सीखा. वो एक्चुअली पहले मैं स्ट्रेंथ पे थोड़ी सी बात कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ होती है कि यार मैं नहीं कर सकूंगा, मैं इस वजह से नहीं जा सकता, मैं ये कहता हूँ कि 5 दिन का ब्रेक कोई भी ले सकता है. एंड यू जस्ट स्टार्टिंग, और उसमें आपको ये करना है कि 5 किलोमीटर अ डे की आपकी वॉक होनी चाहिए, ताकि आपके मसल सारे रिलैक्स हो जाएं, आप इतना इस काबिल हो कि वहाँ जाके बिल्कुल हाँपते ना रहो. अच्छा, तो मेरी तैयारी थोड़ी सी इस तरह की होती है कि कामों में बिज़ी और बिल्कुल लास्ट मिनट सारी प्रिपरेशन. और वहाँ जाके मैंने पूछा कि यार अब फ़्लाइट में कोई थोड़ा सा रीड कर लूँ कि माउंटेन्स को कैसे करते. तो एक बात मुझे अच्छी मिली कि हमने पहाड़ों को थकाना है, खुद नहीं थकना. तो
चूँकि वी हैव ऑल डे, अच्छा हमें हर चीज़ ना जल्दी जल्दी में करने का शौक होता है कि यहाँ से वहाँ जल्दी पहुँच जाए। अच्छा ये पहाड़ों में आप हर चीज़ ना एक एक स्टेप छोटा छोटा, मतलब चूंटी की तरह भी चलेंगे कहीं ना कहीं पहुँच जाएंगे। बट ये कि अगर आपने 5-6 स्टेप भी तेज़ ले लिए तो आपका सांस हाँ, फूल गया लग जाएगा। एंड यू आर लाइक डन। अच्छा आपको फील होता है कि आप मुझसे सब लोग आगे निकल गए, तो एक प्रॉपर जो गाइड आपको गाइड कर रहा है वो उसको फॉलो करें एंड यू विल गो थ्रू द जर्नी। अच्छा जो मैंने पहाड़ों से सीखा वो ये कि पहली बात ये कि हमें इतने सामान की ज़रूरत नहीं होती जितनी हमने ज़िंदगी में इकट्ठा किया हो। अच्छा दूसरी ये कि हमारी जितनी स्ट्रेंथ है हमने कभी टेस्ट ही नहीं की। मतलब अगर मैं यहाँ से आपको कहूँ कि अपने घर पे या दूसरी जगह पैदल चली जाएं तो यू कैन नॉट नेवर थिंक ऑफ इट, बट अगर चलना शुरू करें तो यू कैन रीच देयर। हैदराबाद चले एग्जैक्टली तो हम 16 से 18 किलोमीटर डेली आराम से चल के पहुँच जाते थे। और बाकी दूसरा ये कि हम सेलफोन के बगैर भी ज़िंदा रह सकते हैं और सोशल मीडिया इज़ नॉट नेसेसरी। आप और बहुत सारी चीज़ों के बगैर जिंदा रह सकते हैं। एग्जैक्टली और अगर आपने कोई बड़ा टास्क करना है तो आपने कोई बड़ा टास्क करना है तो यू हैव टू टर्न ऑफ द फोन। तो स्टोरी हमें दिल होता है कि हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना कुछ स्टोरी निकालें। अच्छा अब ये है कि इफ़ यू पुट द फोन फॉर 8 days 10 days इट विल बी अ बिगर फार बिगर स्टोरी। तो जो तीसरी चीज़ मैंने इसमें अपने साथियों के साथ सीखी कि मैंने कहा यार हम लोग जब राइट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड तक हमारा इतना फ्रेंडली सारा रहा रिलेशन और सारा कुछ, एक दूसरे को खाना पूछ रहे हैं आगे जाके, लेकिन अगर हमें स्टार्ट पे बोल दिया जाता ना कि कौन फर्स्ट आएगा तो उसको ये प्राइस मिलेगा, तो हमें आसपास की ब्यूटी इंजॉय करने के बजाय ना पहुंचने की पड़ी होती है कि मेरा नंबर क्या है, मैं कहाँ पे हूँ मैं। तो ये चीज़ अगर हम लाइफ से निकाल देना कंपटीशन तो हम ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं कि आसपास की सीनरी। अगर मुझे मेरा रेस्ट पॉइंट आ गया है और आई सी के टीम आगे जा रही है तो मुझे पता है हमारी टीम का एक कोड होता था कि आगे वाले से आगे नहीं जाना, पीछे वाले से पीछे नहीं रहना। तो देर वर लाइक 2 guys और उनका वॉकी टॉकी सिस्टम भी था एंड देवर लाइक जामिन था जो बीपर दे रहा था, घरों में लिंक था कि जब भी चेक करना ये पता चल जाता है कि यहाँ पे ये चल रहे हैं। और टीम और एक टीम के पास इमरजेंसी सैटेलाइट फ़ोन होता है इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी। सो किसी तरह का भी कोई रिस्क है तो वो वहाँ पे हम वेदर को पहले चेक करके चलते हैं कि वेदर कैसा है। अब ये हमें देखना है कि हमारे पास रिसोर्सेज कितनी ज़्यादा हैं, वो अल्लाह की कुदरत वहाँ जाके नज़र आती है कि पहाड़ कितने बड़े हैं, ये अल्लाह की निशानियाँ हैं, और दरख्त और उसके बाद दरिया पानी। तो कराची वाले लोग तो खुला पानी देख के ही परेशान हो जाते हैं। सही बात है, तो सही, इतना सारा पानी वो भी एक साथ, और पानी और भी मीठा। यस और हमारा कैंप एक दरिया के साथ था, रिवर वाज फ्लोइंग लाइक मतलब सारी रात चल रहा है, सुबह चल रहा है और उसको फ्रेश वाटर है। तो जितना आप नेचर से कनेक्ट होंगे, जितना आप उसको यूज़ करेंगे उतना हम्बल होंगे। एंड देन यू सी कि अल्लाह ताला जैसे कहता है कि मेरी नेमतें ख़त्म नहीं होगी, तुझे जितना चाहिए तो आगे ले ले। तो हमें जितना पानी चाहिए तो हम पी लेते थे, उसके बाद जब चाहिए मिल जाएगा। तो वाई वी नीड टू स्टोर शहरी जिंदगी में हमें स्टोर करने की आदत या पड़ गई स्टोर ना, करने की क्योंकि आदत हमें खौफ है कि कल क्या हो ऐसा ही। अच्छा आपने क्या सीखा इस अपने पूरे एक्सपीरियंस से? सबसे पहले तो ये कि बिल्कुल इन पहाड़ों की तरह कहते हैं ना कि एम फॉर द स्काइज बट स्टे रूटेड टू द ग्राउंड। तो वही बात है कि जब आप पहाड़ जाते हैं तो पहाड़ों में जाते हैं तो ये हम्बलनेस आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। आप वो छोटी छोटी नेमतें जिनको आप अपने शहरों में यू जस्ट टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड, आपको उन नेमतों का असल अंदाज़ा ही उन टेरेन्स में जाकर होता है जब आप जाते हैं और आप देखते हैं। सही। उसके बावजूद उसके अलावा I have learned to be resilient, just like these mountains. Resilient and adamant and determined in whatever I want to do in my life. In any face of calamity or any face of adversity. कि जितने भी ज़िंदगी में मुश्किलात आ जाएं, जितनी प्रॉब्लम्स आ जाएं, हर्डल्स आ जाएं, आपने जो है हिम्मत नहीं हारनी, आपने उनको फेस करना है। और इंशाल्लाह वो कहते हैं ना कि जब मुश्किलात आती हैं तो फिर अगर आप उनको डट के उनका मुकाबला करें, उनका सामना करें, हर तो मुश्किल के साथ आसानी है। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच। वो ये ना कि हम अपने लिए वक्त नहीं निकालते हैं। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि एक्सरसाइज के लिए हमें जो है वो वक्त नहीं मिल रहा होता, तो आगे की तो दूसरी बात है। थैंक यू सो मच आप दोनों के वक्त का और इतनी इंटरेस्टिंग बातें बताने का। तो जनाब अगर आपको शौक़ है पहाड़ों पर चढ़ने का, कहीं जाने का, अगर आपकी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते सांस फूल रही है तो अपने ऊपर काम करना शुरू करें, क्योंकि अगर अभी सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप आज से अगर अपनी सेहत का ख्याल रखें और विल पावर स्ट्रॉन्ग करें तो आप कोई ना कोई चोटी ज़रूर सर कर सकते हैं। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद मैं जाऊंगी शेफ साइमा के किचन में और उनसे जानेंगे कि आज क्या बन रहा है। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
तो जनाब हम मौजूद हैं शेफ़ साइमा के किचन में और देखते हैं कि पहला दिन हफ्ते का और आज क्या पक रहा है। उम्मीद है कि कुछ अच्छा बन रहा होगा कि हमारा सबका मूड अपलिफ्ट हो जाए। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मामिश? बिल्कुल खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। बिल्कुल खैरियत, अल्लाह का क्या आपके हालात हैं, वो पीर वाले हैं या कुछ बेहतर हैं? नहीं पीर को तो आपको पता है थोड़ी सी बैटरी डाउन रहती है, लेकिन इंशाल्लाह भी जैसे जैसे प्रोग्राम हमारा चल रहा है उस तरीके से फिर जो है एनर्जी यार सुबह सुबह पहाड़ों की बात हुई, ऊपर वो चढ़ रहे हैं पहाड़ों पे और हम बैठे हैं मरे में। हमारा हमसे बिस्तर से उतर के सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही। अच्छा, इन्होंने यहाँ बैठे बैठे हमें इस वक्त नेचर से कनेक्ट करवा दिया। मुझे ये बिल्कुल फीलिंग आ रही थी क्योंकि हम मुझे तो लोग अपना वो बहुत ज़्यादा कलाम और मालम जब्बा का ट्रिप याद आ गया। जब बहुत ऊपर पहुंच जाओ ना तो डेड साइलेंस होता है। उफ, इतना ये तो कोई बात है। जितने लोग जा चुके हैं पहाड़ों पे या जितने लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं घूमने फिरने गए हैं, अगर आप बच्चों के साथ नहीं गए वरना तो उनकी काएं ऊपर भी आपके जाने छोड़ती, लेकिन अगर आप अकेले गए हैं और किसी अच्छे फ्रेंड्स के साथ गए हैं तो जब आप ऊपर जाके बिल्कुल खामोश होते हैं, उफ, इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई नेचर से कनेक्शन है ही नहीं। बिल्कुल सही। तो पैसे थोड़े से जमा करके ज़रूर यहाँ से वो पकड़ लें, ट्रेन आगे पकड़ें बस या गाड़ी बुक कराएं नहीं, और पहुँच जाएं पहाड़ों पर। पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत पहाड़ों के सिलसिले हैं। आप ज़रा सा भी नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएं, मैं तो हर साल ही चली जाती हूँ और बहुत पहाड़ों के नज़दीक हम जाते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग तो नहीं की, बट हर मेरा ख्याल है पाकिस्तान के काफ़ी सारे पहाड़ों के साथ मेरी पिक्चर ज़रूर मौजूद हो। गाड़ी से गए, गाड़ी से ट्रैक किया, ऊपर जाते यार ट्रैकिंग भी थोड़ा सा करते हैं, लेकिन बस इतनी कर पाती हूँ। मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड ज़्यादा कर लेते हैं क्योंकि मुझे ज़रा सा इश्यूज हो जाते हैं। सही है, बट ज़बरदस्त। अच्छा जी, क्या बन रहा है आज? जी आज नया हफ्ता, नया दिन और नई रेसिपी के साथ मैं आई हूँ और बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल माश की दाल, और इसकी रेसिपी जो है वो शेयर करेंगे। और जी हाँ, बिल्कुल ये वही माश की दाल है जो आपको आम होटलों में मिल जाती है, बल्कि ये मैं बताऊंगी कि चने की दाल और माश की दाल ये दो सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाली दालों में से हैं और हर जगह आराम से, हर होटल में आराम से ईज़िली दस्तयाब होती हैं। तो आज बिल्कुल उसी तरीके की दाल बनाने सिखाऊंगी। इसके इंग्रेडिएंट्स आप लोग नोट कीजिए प्लीज़। अच्छा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैंने तकरीबन 200 ग्राम माश की दाल को लेके 2 घंटे के लिए भिगो दिया था नीम गर्म पानी के साथ, और इसको मैंने फिर 2 घंटे के बाद, 2 से 2.5 घंटे के बाद उबाल लिया था। सादा उबाला है, कोई चीज़ शामिल नहीं की है और ये थोड़ी खड़ी खड़ी है, खड़ी खड़ी उबालनी है। पानी आप अपने अंदाजे से डालें, इतना ये नहीं कि भर के डाल दें कि ये बिल्कुल बह जाए दाल। हमें इसको पुलाव स्टाइल में ही पानी डालकर उबालना है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर उबाल के लेकर आई हूँ। फिर इसमें जो मसाले जाएंगे वो कुछ ऐसे हैं कि यहाँ मैंने 2 कप प्याज, 2 प्याज लेके चॉप कर लिया था। फिर इसमें मैं शामिल करूँगी हल्दी, तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर, काली मिर्च पाउडर जाएगा ½ टीस्पून के बराबर। 1 टमाटर मैंने बड़ा लिया था। अगर आपके पास ज़्यादा दाल हो तो आप 2 से 3 भी डाल सकते हैं, और जिनको थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा पसंद हो तो वो टमाटर का हिसाब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर लें। 1 टेबलस्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। अच्छा, प्याज ज़्यादा थी तो यहाँ मैंने कर दिए 2 तरफ, और 1 टीस्पून से लेके 2 खाने के चम्मच तक आप इसमें डाल सकते हैं लाल मिर्च का पाउडर। अगर कोई कम मिर्च खाना चाहता है तो वो उसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च से रिप्लेस कर सकते हैं लाल मिर्च के पाउडर को। कसूरी मेथी जाएगी 1 टेबलस्पून मसाले की भुनाई में ही, और नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। करूँ चूल्हा? जी बिल्कुल, आप चूल्हा ऑन कर दीजिए माविश, इसको उधर रख दीजिए प्लीज़। अच्छा, आखिर में अच्छा, दाल तो यहाँ उबली हुई है, अभी हम इसमें ऑयल डाल देते हैं। तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल मैं शामिल कर रही हूँ इसमें। ऑयल शामिल करने के बाद जो मैं इसमें प्याज डाल के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। जैसे ही प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन की तरफ आएगा, मैं इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी, उसको भी फ्राई करूँगी। जैसे ही खुशबू आने लगे तो आपने टमाटर शामिल कर देने हैं इस स्टेज पे। टमाटर शामिल करने के साथ साथ ही आपने इसको फ्राई करते रहना है, और फिर जितने मसाले हैं वो हमने इसमें शामिल कर देने हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर
इसको भूनते रहना है। अभी मैं सबसे पहले प्याज डालने जा रही हूँ। ये हल्का सा तेल गरम हो गया है। मैं विशा अच्छा, पीछे इसमें कोई रहेगा। जीरा वीरा बघार का कोई कुछ भी चीज़ पहले नहीं, डालना? बघार हम आखिर में लगाएंगे। बघार के इंग्रेडिएंट्स में भी मैं अभी आपको बता देती हूँ, और बघार से ही हम इसको, मैं विशा आप इसको थोड़ा सा चम्मच चला लें प्लीज़। अच्छा ये जी। प्याज मैंने इसमें डाल दी है और इसको हम, अच्छा, ये इसलिए दो अलग अलग उसमें थी, मुझे लगा कि नहीं ज़्यादा प्याज थी तो मैंने 2 प्यालों में कर दी, और अच्छी बड़ी प्याज मैंने 2 ले ली थी। और इसको अभी देखें हम फ्राई कर रहे हैं। मैं जब तक आपको आखिर में बता देती हूँ कि इसके बघार के अज्जा। अच्छा, बघार में हम लोग डालेंगे थोड़ा सा ऑयल लेंगे। जब दाल हमारी पक जाएगी उसके बाद ऊपर से हम ऑयल जब गर्म हो जाए तो थोड़ा प्याज फ्राई करेंगे। ज़ीरा मैंने ले लिया है यहाँ तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। 6 से 7 साबुत लाल मिर्चें ली हैं, आप उसको तोड़ के डाल दीजिए। और प्याज मैंने लिया है तकरीबन आधा स्लाइस कर लिया है। पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे बघार के लिए, ये बघार की बात हो रही है इस वक्त। बघार में हम पहले प्याज फ्राई करेंगे। जब प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लग जाए तो ज़ीरा शामिल करेंगे, साबुत लाल मिर्च तोड़ के डालेंगे, और ऊपर से 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल के हम इसका बघार लगा देंगे। अच्छा, ये बघार आप हमारे सामने लगाएंगी? बिल्कुल, मैं Towards सामने the लगाऊंगी। end। अभी हम ये प्याज ब्राउन कर रहे हैं। प्याज ब्राउन कर रहे हैं, और सारा इसमें मसाला आप शामिल करेंगे। हाँ, अच्छा, मैं एज अ गुड स्टूडेंट जी रिपीट जी करना चाह रही हूँ। आप बताइए माविश, आप बताएंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी। जो अब तक मैंने सीखा कि बिल्कुल, प्याज बिल्कुल, ब्राउन आप होगी, इसमें अदरक लहसुन जाएगा, जी। फिर आप इसको फ्राई करेंगी, फिर इसमें टमाटर डालेंगी, फिर आप इसको और इसमें मसाले थोड़ा सा फ्राई करके, जी। हाँ हाँ सॉरी, फ्राइंग नहीं, वाला, नहीं, आप हाँ, थोड़ा फ्राई करके फिर इसमें ये मसाले डालेंगी, मार्क्स कसूरी नहीं मेथी, कटेंगे हाँ, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने चाहिए। मैं शुरू में क्लेम करती थी मुझे खाना पकाने का शौक नहीं, और आप लोगों को पता है कल मैंने इनका स्वीट एंड सावर चिकन घर में ट्राई किया। बच्चों ने पहला सवाल क्या किया, बड़ा शर्मिंदगी का मकाम था मेरे, मॉम एनी गेस्ट्स आर कमिंग? मैंने कहा नहीं नहीं बेटे, तुम लोगों के लिए तुम लोगों के लिए बना रही हूँ। तो उनको भी यकीन नहीं, उनको लगा शायद मेहमान आ रहे हैं आज हमारे घर में। तो कैसा बहुत बना बहुत अच्छा बना स्वीट एंड सावर चिकन, आप भी ट्राई कीजिएगा। इट वाज वेरी नाइस। कुछ Like- मेरे हाथ का भी जायका था। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, हाथ नहीं, का नहीं। जायका तो बहुत ज़रूरी है। आई फॉलोड रेसिपी एग्जैक्टली जैसे इन्होंने कहा था, और अच्छी बात ये थी कि उसमें मिर्च नहीं थी। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस, जी। तो जब टमाटर हो जाएंगे जी। तो फिर लाल मिर्च, कसूरी सारे मसाले मेथी, डाल के, हल्दी, और वो क्या था, जीरा, काली मिर्च है थोड़ी काली सी, काली मिर्च भी डलेगी। हल्की सी काली मिर्च काली डल मिर्च जाएगी भी। जी। और ठीक इसको हम पानी डाल डाल के थोड़ा भूनते रहेंगे। सही जब है। मसाला आपका बिल्कुल पेस्ट तैयार हो फॉर्म में जाएगा। हो जाएगा तैयार, तो और ये मैंने तेल ऊपर उबली आ हुई- जाएगा। जी, ऑयल ऊपर आ और गया कलर रेड ब्राइट हो जाएगा। जी। तो मसाला आपका बिल्कुल फुली कुक्ड है। अब हम अपनी उबली हुई दाल शामिल करेंगे और थोड़ा सा हाफ कप के बराबर पानी ऐड करके उसको हल्का सा पहले एक उबाल आने देंगे। उबाल आने देंगे जी, और फिर हल्की आंच पे छोड़ देंगे 10 मिनट तक, ताकि ठीक वो थोड़ा सा रच बस जाए मसाला दाल के अंदर और ऑयल प्रॉपर तरीके से ऊपर आ जाए। उसके बाद हमने बघार का प्रोसेस करना है। बघार का प्रोसेस हम सामने दिखाएंगे, और क्या हमारे पास टाइम है माविश, तो हम अपना मसाला साथ साथ भूनते भी जाते हैं। मैं और सोच रही दिखाते थी भी हम जाते ब्रेक हैं। ले लें, क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो वेट ठीक कर है रहे हैं। माविश, आप ब्रेक पे फिर चली जाएं, मैं इसको फिर पीछे दिखाऊंगी। और हाँ, हाँ। ठीक है, भाई मैंने सीख लिया, यकीनन लोगों ने भी सीख लिया ये होगा। तो अब आप बना के जब भेजेंगी पिक्चर, फिर पता चलेगा आपने हाँ, वैसे कितना मैं बताऊं, सीखा। जो भी बनाती हूँ उनको पिक्चर भेजती हूँ कि ये बन रहा है मेरे घर में, ताकि इनको Acknowledgement। यकीन आ जाए, वरना ये बोलेंगे क्या वो- बना रही वो हैं। मुहावरा होता है ना, जंगल में मोड़ नाचा किसने देखा। मैं तो हाँ, कुछ भी नहीं, लंबी नहीं, लंबी तो बहुत फेंकूं कि ज़रूरी मैंने ये है बनाया, माविश। मैंने वो बनाया। इससे जो इनर सेटिस्फेक्शन होती है ना, ये अब आपको समझ आ रही होगी। हाँ, बस अब ये कल को मैं जब अच्छे खाने बनाने लग जाऊंगी, साहिबा सब जगह क्रेडिट लेंगी कि ये तो इसको तो कोई शौक ही नहीं था बनाने नहीं। का। हाँ, ये तो मैं बोलूंगी, ये जरूरी है। वाकई नहीं था, वाकई नहीं था। बस। ये वो हो गया, कंपनी सोहबत का असर है। तो मैं सोच रही हूँ कि कुकिंग सेगमेंट इनसे अकेले ही करवा लें। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हाँ, ठीक है। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, और ब्रेक के बाद मैं आपसे मुलाकात करूंगी हमारे साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग गेस्ट। कहीं नहीं जाना है, मिलते हैं इस बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। और हमारे पूरे स्टूडियो में इस वक्त लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मुझे इस वक्त डिस्ट्रैक्ट कर रही है। अच्छा जी, एक बड़े मज़ेदार टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने अपनी बहुत ही अच्छी दोस्त को बुलाया है। ये नहीं कि मैं दोस्तों को, मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके गुफ्तगू करती हूँ। दोस्त मेरी साइकोलॉजिस्ट है, PhD स्कॉलर है। टॉपिक ये है कि आजकल ना हम बड़ा कॉमनली सुन रहे हैं कि जी फ़लाँ बड़ा नार्सिसिस्ट है, उसके अंदर नार्सिसिस्ट ट्रेट्स हैं। पहले हम ये वर्ड इतना नहीं सुनते थे। अब सोशल मीडिया की बदौलत हम बहुत ज़्यादा अल्लामा और अफलातून हो चुके हैं, हमें बहुत सारी बातें पता चल गई। उसमें से एक वर्ड जो बहुत कॉमन है वो है नार्सिज्म और नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट कौन होता है? यकीनन शायद हम खुद हो और बहुत सारे मुख्तलिफ लोग होते हैं जिनमें हम इस तरह के ट्रेड्स देखते हैं, खुसूसियात देखते हैं। उसी टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने मदऊ किया है डॉक्टर सना हुसैन को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अच्छा सना, पढ़े लिखे दोस्तों का, डॉक्टर दोस्तों का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपस में भी गुफ्तगू कर रहे हैं ना तो आपका आधी थेरेपी आपकी हो जाती है। तो अगर मुझे कुछ टेंशन है तो अल्लाह का शुक्र है, आई एम ब्लेस्ड विद सच फ्रेंड्स जिनसे बात करके मेरी थेरेपी के पैसे बच जाते हैं। तो सना, बड़ा कॉमन है नार्सिसिस्ट, है ना? Yes. मुझे लगता है कि हमेशा से लोग होते हैं इस तरह के और होते थे। अब अवेयरनेस आ गई है। बिल्कुल। पहले तो ये बताइए, नार्सिसिस्ट होता कौन है? क्या हर बुरा शख्स जो हमें अच्छा नहीं लगता उसको हम नार्सिसिस्ट कह दें? नहीं, ये मिथ है कि जो भी बुरा लगता है हमें, हम उसके बारे में जो है वो लेबल कर देते हैं। मैं बताती हूँ कि नार्सिसिस्ट होता क्या है। ठीक है, नार्सिसिज्म जो है वो ट्रेट है, पर्सनालिटी ट्रेट है, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे अंदर एक्सेसिव सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, जिसमें हम चाहते हैं कि हर कोई हमें वैलिडेट करे, हर कोई हमारी तारीफ करे, लेकिन उन लोगों के अंदर जो है एम्पैथी नहीं होती दूसरे लोगों के लिए, वो मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि नार्सिसिज्म जो है पर्सनैलिटी ट्रेट तो है, लेकिन जब ये 8 से ज़्यादा हो जाता है, एक्सेसिव हो जाता है, तो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बन जाता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नार्सिसिज्म की 2 टाइप्स है। अब वो कौन सी टाइप है? सबसे पहली टाइप वो कहलाती है ग्रैंडियोस, या फिर हम कहेंगे जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सट्रोवर्ट होता है या एक्सटर्नल होता है, जो आपको नज़र आता है, जिसके अंदर कि सबसे ज़्यादा उसके अंदर कॉमन चीज़ क्या होती है कि उसको सेल्फ प्रेज चाहिए होती है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है आपको, और उसके अंदर जो है बिल्कुल भी दूसरों के लिए एम्पैथी नहीं होती है, और वो दूसरों को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा होता है। जबकि दूसरी वाली टाइप है जिसको हम कहते हैं वल्नरेबल नार्सिसिस्टिक या नार्सिसिज्म। उसके अंदर क्या होता है कि वो एक्सेसिवली जो है वो सेल्फ क्रिटिसिज्म, या उनको कोई क्रिटिसाइज करे तो उसके अगेंस्ट उनके लिए वल्नरेबिलिटी होती है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई उनको क्रिटिसाइज करे। उनके अंदर भी होता है कि उनको सेल्फ इंपॉर्टेंस दी जाए, वैलिडेशन दी जाए, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इस तरह का है कि उनकी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट होती है, तो इसलिए वो ऑब्वियस नज़र नहीं आ रही होती है। उनके अंदर आपको ज़्यादातर इनसिक्योरिटी इन अ वे नज़र आएगी कि जब भी आप उनको क्रिटिसाइज करेंगे तो वो उनको फौरन से डिफेंसिव हो जाएंगे, एरोगेंट हो जाएंगे, या फिर विक्टिम वाला जो माइंडसेट है, वो मोड है, वो उनका सामने नज़र आना शुरू हो जाएगा। यार ये तो बड़ा आपने अच्छा बता दिया कि 2 तरह के नार्सिसिस्ट होते हैं। और जब भी बता रही थी ना तो मुझे दिमाग में आना शुरू हो गया, अच्छा हम एक चीज़ करते हैं फ़ौरन, ये फलां है, ये धमाका है, क्योंकि हमारी इतनी कम वोकैब्युलरी होती है तो जो हमने सीख लेते हैं वही लेबल कर देते हैं। कमिंग बैक टू दिस, अब आपने कहा कि 2 तरह के हैं और इस तरह के होते हैं। अब अगर मेरा किसी के साथ ताल्लुक़ है, किसी भी तरह का प्रोफेशनल ताल्लुक़ है, फैमिली रिलेशन है, किस तरह स्पॉट किया जाए? वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो कि जिनको मद्देनज़र रखा जाए? ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब भी आप इस तरह के बंदों के साथ डील करेंगे, बात करेंगे, तो आपको जो है सबसे पहले तो अपनी आंखें और कान जो है वो खुले रखने पड़ेंगे। हम क्या करते हैं कि समटाइम्स जो है ना, वो लोगों के साथ जब मिल रहे होते हैं तो गुडी गुडी पिक्चर से या उनकी करिश्मेटिक पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो जो भी नार्सिसिस्टिक होगा, इनिशियली वो आपको बहुत अच्छा फील कराएगा। ठीक है, लव बॉम्बिंग भी बहुत ज़्यादा होगी उनकी तरफ से अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप के अंदर हैं। सो आपने अपनी आंखें और कान सबसे पहले खुले रखने। फिर क्या होगा कि जब आप उनसे बात करोगे, इनिशियली तो वो आपको लव बॉम्बिंग की वजह से आप बहुत अच्छा फील करते रहोगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा कि भाई उनको अपनी बारे में ही बातें करना का ज़्यादा शौक है। माई सेल्फ पे ऐसे लिख रहे हो। ठीक है, अपनी माई सेल्फ पे ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं, राइट? अपनी तारीफ़ें करना है, अपनी ही अचीवमेंट को, अपनी ही सक्सेस को बढ़ा चढ़ा के बताना है, और अगले का लिए कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा, इनके अंदर ये वाली ट्रेट भी होती है कि क्योंकि हमने पहले बताया कि उनके अंदर एम्पैथी नहीं होती है, तो वो आपके इमोशंस की कोई परवाह नहीं होती है उनको। ठीक है, आप कैसा फील कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, अपने फ़ायदे के लिए वो आपका नुकसान भी कर सकते हैं किसी भी तरह से। सो आपको यहाँ पर भी जो है वो विजिलेंट होना है। तो उनके साथ बात करने में वो आपकी बाउंड्रीज़ को भी वायलेट करते रहेंगे, आपको इमोशनली वो करते
करेंगे, और साथ साथ गैस लाइटिंग उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा होगी। सो आपको ये तमाम चीज़ों के हवाले से कॉशियस होना है कि कुछ बड़े बड़े रेड फ्लैग्स हैं जिसके हवाले से आपको, जो मैं बार बार कह रही हूँ, अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये तो आपने बताया कि अगर मैं किसी के साथ जॉब कर रही हूँ या किसी के साथ कोई फैमिली में मेंबर है, बहुत दफ़ा हमारे यहाँ क्योंकि अरेंज्ड मैरिजेस का वो है, ट्रेंड है, तो आपको पता नहीं चलता, जिस वक्त फैमिली आती है उस वक्त तो सब ड्राइंग रूम सेटिंग में सब बेहतरीन अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, और तबाही उस वक्त फिरती है जब आप रिश्ता कर देते हैं वहाँ पे, और फिर खुलना शुरू होते हैं सारे जो असल रंग नज़र आते हैं। हम किस तरह स्पॉट करें इनिशियली जब हम बच्चियों के रिश्ते कर रहे हैं, या लड़कियाँ अगर इफ़ दे आर फॉलोइंग इन लव विद समबडी इन यूनिवर्सिटी में, तो अगर छोटी सी विंडो है स्पॉट करने के लिए नार्सिसिस्ट बिहेवियर, क्या कोई है? अभी जैसे मैंने बताया कि उनमें यही है कि सबसे पहले तो आपने रखना है, आपने ब्लाइंडली नहीं किसी चीज़ को जो है वो फॉलो करते जाना है या देखते वक्त जाना लेना है, थोड़ा सा वक्त देना है। हम क्या करते हैं, वक्त नहीं देते और फौरन चीज़ों को जो है ना इमरजेंसी में करते हैं, पता नहीं कौन सी आफत मच गई है कि हम उसकी वजह से जल्दी से कर दो, ठीक है। सो आपने थोड़ा सा टाइम लेना है, और आपको बातों में खुद ही पता चल जाता है कि भाई अगला बंदा जो है वो किस तरीके से जो है अपनी सेल्फ प्रेज कर रहा है, अपनी बिला वजह तारीफें कर रहा है, हम ये तो हम वो, हमारा खानदान तो ये, और हम बहुत ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, हमारे खानदान में तो जो है रख रखाव ऐसा होता है। तो भाई अगर होता है तो वो नजर आना चाहिए, आपको खुद बार बार जो है बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपका एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो आप ये नहीं समझ रहे तो आपको तो बड़े इम्प्रेस, हाँ भाई बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं, आप इम्प्रेस हो रहे होते हैं। और मैंने जैसे पहले बात की थी कि वो आपको शुरू में आप उनकी करिश्मेटिक पर्सनालिटी या उनका रख रखाव ऐसा होगा कि आप बड़े इम्प्रेस हो जाएंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, राइट। तो इसीलिए आप शुरू में जो आप जो ब्लाइंड हो जा रहे होते हो तो आपने उसको थोड़ा टाइम देना है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको खुद पता चलता जाएगा। फिर उनके अंदर मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। आपको एट टाइम्स आपको ये फील कराते रहेंगे आप ही का अपना कसूर है। जैसे मैंने गैस लाइटिंग की बात की थी, तो गैस लाइट आपको जो है इनके साथ रिलेशनशिप के अंदर या बातचीत के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर बहुत अपनी बातों से खुद भी फिर जाएंगे बहुत दफ़ा। सो इसलिए आपको ये तमाम चीज़ें, ये रेड फ्लैग्स हैं, उनको देखना ज़रूरी है। जितना थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्शन करेंगे, टाइम देंगे, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे जब रिश्ते तय करते वक्त पेरेंट्स क्या करते हैं, नहीं वो तो ससुराल वाले हैं ना, ये तो हमें करना पड़ता है, हम लड़की वाले हैं तो हमें तो ये चीज़ को करना पड़ेगा। भाई आपने वहाँ पे, ठीक है, तो आपने इतनी ज़्यादा आंखें क्यों बंद कर ली कि आप उनकी हर सही गलत बात बर्दाश्त करते जाते। अगर आपने पहले ही आंखें खुली रख ली होती तो बाद में आपको भुगतना ना पड़ता। लेकिन हम शुरू में बस वो कहते हैं ना शर्मा शर्मी, या फिर लोग क्या कहेंगे अगर हम लड़की वाले और हमने ऐसे कह दिया, या हमने अगर फौरन से बात खत्म कर दी, या आजकल रिश्ते नहीं हो रहे जिसकी वजह से ये मसले हो रहे हैं, तो मतलब आप सारी जिंदगी तबाह कर दोगे। पहले आंखें खुली रख ले, थोड़ा सा टाइम दे दें और उसके बाद फैसला करें। इतनी इम्पॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि हमारे यहाँ रिश्तों के मौके पे हम फ़ौरन शजरे निकाल लेते हैं और अपना शजरा किसी तरह बीबी फातिमा से मिलवा देते हैं, क्योंकि हम बहुत आला ख़ानदान के होते हैं। दिस इज़ अ रेड फ्लैग। कोई भी अगर बार बार शजरा, ख़ानदान, नवाब ये जिक्र कर रहा है तो प्लीज़ मोहतात हो जाइए और बच्चियों को बोझ ना समझे। अब एक और बहुत ज़रूरी सवाल, अब आप फंस गए नार्सिसिस्ट के साथ, आपका हस्बैंड है, आपका बॉस है, हाउ टू डील विद देम? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले तो अपनी बाउंड्रीज़ को जो है वो सेट करना है, ठीक है, कि कहाँ पर आपने कहाँ पर वायलेट हो सकती है, कहाँ पर आप वो जो है वायलेट नहीं कर सकते। ये आपको पता होना चाहिए और आपको खुद डिसाइड करना है। देन इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपनी सैनिटी का, अपनी सेल्फ इस्टीम का ख्याल रखना है, अपनी सेल्फ इस्टीम को बढ़ाना है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को शटर नहीं होने देना। जब भी आप किसी नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ बात कर रहे हो तो आपने वहाँ पर जो है इमोशनली जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। हम एट टाइम्स क्या होता है कि हम इमोशनली रिएक्ट कर जाते हैं। सो उनके साथ डील करते हुए फैक्चुअल बेस पे होना चाहिए, या फिर कोई भी बात करनी चाहिए उनके प्रोमिसेस के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, उनके साथ रिटन एग्रीमेंट पे बात करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग अपनी बात से मुकर जाते हैं और मैनिपुलेट करते हैं। कहाँ से करें रिटन एग्रीमेंट? हस्बैंड के साथ रिटन एग्रीमेंट के सुने आप जो कह रहे हैं लिख लेते हैं। हाँ देखो, तो वो चीज़ पे होती है, क्योंकि इसके बाद आप किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर सकते हैं बात के अंदर। ये छोटी छोटी चीज़ पे, अच्छा मुझे जो है ना मैसेज कर दो, मैसेज करके बता दो कि यू विल डू दिस, ठीक है, वॉइस नोट के साथ, ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें, और आपको पता होता है कि आपने कैसे डील करना है, आप किसी के साथ बात कर रहे होते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप कर सकते हो। सो लेकिन क्योंकि अगर आप
ऑफिस में भी काम कर रहे हो या डील कर रहे हो तो वो बहुत सारी चीज़ों पे मुकर जाते हैं ऐसे लोग, उनकी मैनिपुलेटिव उनकी नेचर होती है जिसकी वजह से फिर आप उनको बाद में पकड़ नहीं सकते। और फिर जब उनकी गैस लाइटिंग की इतनी आदत होती है कि आपको फील कराएंगे कि भाई आप ही का कसूर है, यू आर रॉन्ग, ठीक है। तो जब आप अपनी ही सैनिटी को क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे तो मसला आपके लिए होगा, उनके लिए नहीं होगा। सो इसलिए आपको ज़रूरी है कि उनके साथ डील करते वक्त इस तरह की चीज़ें करें कि अगर आपके साथ कोई और इन्वॉल्व हो, कोई और उस दौरान बात करा हो, जब आपने कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, या फिर आप रिटर्न एग्रीमेंट के सूरत में इनके साथ बात कर सकते हैं। देन इसके अलावा आपने क्या करना है, अपना सपोर्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथन करना है, जहाँ पर आपको ज़रूरत हो, अकेले समझ नहीं आ रहा हो क्या करना है। एंड देन उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, और ये हमारे प्रोग्राम का मकसद भी है कि अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है कि नार्सिसिज्म होता क्या है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके साथ कैसे डील करना है। जब आप थोड़ी सी इसके हवाले से रिसर्च कर लेंगे तो आपको डील करने के अंदर आसानी होगी। और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको लगता है कि आप उस इंसान के साथ ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, अब आपकी बस हो गई है, तो इसमें कोई हरज नहीं है कि आप अपने आप को डिस्टेंस कर लें। बहुत देर हो जाती है फैसला करने के अंदर, तो आपको ये ज़रूरी है कि, और फिर एक और चीज़, आपने उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको अपने रिएक्शन पे कंट्रोल करना होता है। हम क्या करते हैं, जब किसी इंसान के साथ डील कर रहे हो तो उसको बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो अगला इंसान मानता तो है नहीं ना, वो मानेगा क्योंकि उसकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर इस तरह का है। सो आपने क्या करना है, उसको बदलने की कोशिश नहीं करनी है, अपने रिएक्शन के ऊपर कंट्रोल करना है। सो अपने ऊपर काम करना है, अपने आप के साथ अपनी मोहब्बत बाउंड्री करनी सेट करें, है, अपनी अपना बाउंड्रीज को reaction। सेट करना है और अपनी जान sanity छुड़ा का- लें अगर मौका मिले तो। यस। अब एक बात और ये टुवर्ड्स दी हम इसको सम अप करेंगे, क्या नार्सिसिज्म क्या बोल रही हूँ मैं, नार्सिसिस्ट जो लोग होते हैं इनका कोई इलाज है? यस। क्या डंडा मारे एक सर के ऊपर और कहें चल निकल यहाँ से? अच्छा, यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि हम नार्सिसिस्ट लोगों को जो है ना वो कहते हैं कि भाई ये बहुत बुरे लोग होते हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है लोग बुरे नहीं होते हैं, उनका बिहेवियर जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। सो उनका बिहेवियर को चेंज होने की ज़रूरत है। सो उनका बिहेवियर जो बना है वो किसी वजह से बना है। इसका मकसद है हमारे सोसाइटी के अंदर उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट हुआ, उनके घर के अंदर उनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई जिसकी वजह से उनके बिहेवियर के अंदर प्रॉब्लम आ गया, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अब मसला ये होता है कि वो लोग मानते नहीं है कि उनके साथ मसला है या उनके बिहेवियर के अंदर प्रॉब्लम है, और ना कोई उनको कन्विंस कर सकता है। ज़्यादातर जो नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर होता है उसके अंदर लोग ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाते, इसलिए कि वो समझते ही नहीं कि उनके साथ मसला है, क्योंकि उनकी तो सेल्फ स्टीम बहुत हाई होती है, और वो तो कहते हैं जो हमने कह दिया हम तो परफेक्ट हैं और हमारे अलावा तो कोई आगे, हमारे आगे तो कोई है ही नहीं। सो यहाँ पर क्या होता है कि वो अगर वो जाते भी हैं तो किसी और डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए जा रहे होते हैं। सो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि उनके साथ अगर कोई इस तरह का कनेक्शन हो, या फिर जो लोग ये सुन रहे हैं उनको लगता है कि उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या बिल्ट इन हो गए जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, उनकी काम की जगह पर डिस्टर्बेंस हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको ये चाहिए कि सबसे पहले एक्सेप्ट करें, ठीक है, कि उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन करें कि उन्होंने कहाँ कहाँ उनके साथ प्रॉब्लम होती रही है, कहाँ कहाँ उनके रिश्ते ख़राब हुए हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के रिश्ते बनते नहीं हैं, बहुत ख़राब होते हैं, क्योंकि वो टीम बिल्डर अच्छे नहीं होते हैं, वो रिलेशनशिप के अंदर इमोशनल कनेक्शन उनका नहीं बनता, इंटीमेसी उनकी रहती नहीं है, क्योंकि वो अपने पर्सनल गेन के लिए किसी को भी मैनिपुलेट करते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो आप अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, सेल्फ एक्सेप्टेंस करें, क्योंकि यही आपकी सेल्फ हीलिंग की तरफ पहला कदम है। ठीक है। और अब आखिरी बात, आप अगर डील करते हैं नार्सिसिस्ट से तो आपका खुद भी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही होती है। Yes. तो अगर कोई शख्स है जो कि किसी ऐसे स्पाउस के साथ रह रहा है फॉर इयर्स, जो कि नार्सिसिस्टिक या पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसका, तो वो खातून या वो साहब क्या करें टू हील देमसेल्व्स? क्या इसकी थेरेपी, क्या उन्हें थेरेपी पे जाना चाहिए? यस, उनको भी थेरेपी के ऊपर जाने की मतलब ज़रूरत तलाक है। लेने से पहले, अगर वो तलाक नहीं लेना चाहते, वो उसी या वो वही जॉब करना चाह रहे हैं, उसी शादी में रहना चाह रहे हैं, तो शुड दे गो फॉर Yes, उनको कोपिंग स्ट्रैटेजीज लर्न करने की ज़रूरत है। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा हर चीज़ को छोड़ दो, क्योंकि आप समटाइम्स आपको भी किसी से इतनी इमोशनल कनेक्शन होती है, इतनी होती बच्चे है, होते हैं उसको अक्सर, या प्रॉब्लम वो जॉब बहुत ज़रूरी और फिर होती ऐसा है। वो इंसान इतना बुरा नहीं है अगर वो चीज़ पे कि आपको उसके साथ बड़ा अच्छा कनेक्शन है तो हर दफ़ा छोड़ना
इट्स नॉट द लास्ट मतलब सोल्यूशन या हल नहीं होता है कि आप उसकी तरफ आप उसके साथ डील करने के तरीके सीख लें या उसको प्रोवोक ना करें कि जिसकी वजह से वो बहुत सारी सिचुएशन के अंदर प्रोवोक तो करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही हो जाता है। साथ साथ वो हाँ उड़ती चिड़िया के वो नहीं होता ना तो किसी चीज पे किसी बात पे हो जाता है डील करने के तरीके आपको करने पड़ते हैं, साथ साथ अपने आप को कैसे उस सिचुएशन से डिटैच करना है ये भी सीखना जरूरी होता है। क्योंकि समटाइम्स आप जब आपको पता है कि उसकी आदत है या उसको इस तरह की चीज है, आप हर वक्त दिल पे ले लेके बैठ जाओगे या अपनी सेल्फ एस्टीम को जो है वो बहुत ज्यादा जो है डाउन कर लोगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा डाउन कर लोगे, तो आपका सपोर्ट सिस्टम इतना बड़ा होना चाहिए कि आप अपने आप को उस सिचुएशन से डिटैच करो, ठीक है, उनसे वैलिडेशन ना मांगे, आप उस सिचुएशन से अपने आप को डिटैच कर लें। आपको पता होना चाहिए कि किस वक्त तक आपने इस सिचुएशन में उस इंसान के साथ रहना है और किस वक्त डिटैच करना है। तो ये हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म आपको लर्न करने की ज़रूरत होती है। एंड देन अगर आपको लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई है, सो आपको थेरेपी में ज़रूर जाना चाहिए ताकि आप हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म सीख सकें, अपने साथ मोहब्बत करना सीख सकें और अपना ख्याल करना सीख सकें। बहुत शुक्रिया। मेरे दिमाग में सारे नार्सिसिस्ट घूम रहे हैं इस वक्त, और कभी कभी पता है हमें सब लगता है कि दूसरे ही हैं, हो सकता है हमें भी कोई एक आध ट्रेट हो जिसकी वजह से घर वाले तंग हो और हमें लेकिन हम सबके अंदर ओकेजनली किसी ना किसी मौके पर किसी ना किसी इंसान के साथ हम सबके अंदर भी ये ट्रेट नज़र आती है। लेकिन नार्सिसिज्म जो है वो प्रॉब्लमेटिक कब बनता है या डिसऑर्डर कब बनता है, जब ये हमारे रिलेशनशिप को ख़राब करता है। ये तो पर्सनैलिटी ट्रेट है, हम सब के अंदर किसी ना किसी मौके पर नज़र आएगी, होती है, लेकिन हम उसके साथ डील कैसे करते हैं, उसके साथ कोप कैसे करते हैं, अगले को कैसा फील कराते हैं, उसके अंदर सबसे एक मेन चीज़ें होती है कि जो नार्सिसिस्टिक जिनके अंदर डिसऑर्डर होता है वो उनके अंदर एम्पैथी नहीं होती। लेकिन अगर आपके अंदर वो दूसरों का ख्याल नहीं करेगा, अगर आपके अंदर एम्पैथी है, हमारे अंदर एम्पैथी, हम दूसरों का कंसर्न करते हैं, ख्याल करते हैं, तब तक सही है हालात। थैंक यू सो मच सना। जनाब अली, अपना अपना मुहासबा कीजिए, और अगर आप वो शख्स हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया तंग है तो खुदारा अपने आप को सुधार लीजिए। ऐसा ना हो कि आपको लग रहा है कि आप बड़े परफेक्ट हैं, आपसे आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और सब जो है दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इस आदमी को अपने पास बुला ले। और अगर आप किसी ऐसे नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हैं तो अपने आप से मोहब्बत करें, उन लोगों पे फोकस करें जो आपसे प्यार करते हैं, उस शख्स को दिल पे लेना छोड़ें, उसको बीमार समझिए, मरीज़ समझिए। जिस तरह हम होता है ना कि ये पेशेंट है तो उसको एज ए पेशेंट ट्रीटमेंट दें। ये ना सोचे कि ये कह रहा है तो अब मैं ऐसी हूँ या क्या मैं ऐसा ही हूँ। नहीं भाई, वो पागल है, उसको उसके हाल पे छोड़ें, उसका इलाज करने की ज़रूरत है। तो इसी नोट पे मैं ले रही हूँ छोटा सा ब्रेक के बाद मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग मेहमान मौजूद हैं। हमारा एक सेगमेंट है हमारे बाकमाल लोग, वो ऐसे क्या कमाल कर रहे हैं या उनके अंदर ऐसा क्या ख़ास बात है कि जिसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया। आप जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको किसी बड़े ख़ास मेहमान से मिलवाऊंगी। अच्छा, हमें ना आमतौर पे क्या होता है, हम लोगों से मिलते हैं तो हम लोगों को एक सर्टेन, जैसे अगर आप किसी दुकान पे किसी शख्स से मिलते हैं तो आपको लगता है बस ये सारी ज़िंदगी ना पूरा दिन ही दुकानदारी होता होगा, घर में भी दुकानदारी होता होगा, इसकी और कोई लाइफ नहीं होगी। इसी तरह अगर आप कहीं जाएँ और आप कोई टूर गाइड से मिले तो आप ये सोच भी नहीं सकते वो टूर गाइड आर्टिस्ट भी हो सकता है। तो हमारी बड़ी टनल विजन है, हम लोगों को बस छोटे छोटे बॉक्सेस में बंद किया हुआ है। अगर हम कभी कोई बॉडी बिल्डर देख लें तो हम ये सोच भी नहीं सकते कि वो लेडीज़ टेलर भी हो सकता है, और ये बिल्कुल है, मुमकिन है, क्योंकि मैं आज ऐसे एक बड़े स्पेशल मेहमान से मिलवा रही हूँ। हमारा एक सेगमेंट है कि पाकिस्तान के हमारे बाकमाल लोग, तो जो बाकमाल हैं उनमें ऐसा क्या कमाल है और मैंने उन्हें क्यों मदऊ किया, अभी आप जानेंगे जब मैं आपको अपने गेस्ट से मिलवाऊंगी। मैं आपको मिलवा रही हूँ फ़हीम मिर्ज़ा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़हीम भाई, ये बताइए कि जब मैंने भी जो कहा कि हम लोगों का अगर कोई आपको आप लेडीज़ टेलर हैं और बॉडी बिल्डर हैं, ये कॉम्बिनेशन बहुत अनोखा नहीं है? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका और आपकी पूरी टीम का, HTV का, कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। ये सिलसिला बस ऐसे चला है कि मैं 9th क्लास में था तो मेरे को बॉडी बिल्डिंग का शुरू से शौक़ था। आर्नल्ड को देख के, सुनील शेट्टी को देख के, सलमान खान को देख के, फ़िल्म वगैरह देख के तो बड़ा शौक़ चढ़ता था। तो 9th क्लास में था तो घर वालों से छुप छुपा के मैंने जिम ज्वाइन किया। अच्छा। तो इतना शौक़ था कि 9th क्लास में हमारी ब्रेक होती थी स्कूल से बाहर, तो मैं सुबह मॉर्निंग में भी जिम जाता था और रात में अपना कोचिंग से जब आता था तो 10 बजे मैं वहाँ फिर जिम जाता था। अच्छा। तो 2 टाइम ट्रेनिंग करता था। फिर 9th क्लास में था, अभी 10 में गया तो घर वालों ने जो एक्स्ट्रा जो टाइम बचता था उस पर टेलरिंग के काम में लगा दिया, कि काम सीखने में लगा दिया कि किसी बुरे फेल में ना पड़े। तो फिर उसी तरीके से सिलसिला वो चलता रहा आगे, शौक़ मेरा बढ़ता गया, जुनून मेरा बढ़ता गया।
तो इसी तरीके से जो है ना तो सारा सिलसिला पढ़ाई हो रही थी इस जी बीच जी में? बिल्कुल पढ़ाई हो रही थी। जबरदस्त पढ़ाई। सेकेंड ईयर किया मैंने, सेकेंड ईयर जब तक मैंने सेकेंड ईयर किया तो मेरा जो है अपना कारीगर भी बन गया था मैं, काफ़ी अच्छा कारीगर बन गया था, फिर अपना पैसे भी कमाने लग गया, सब कुछ हो गया। तो ये सिस्टम इसी तरह चलता है। घर वालों को क्या होता है, मैंने एक बड़ा अच्छा एक जाकिर खान है इंडिया के कॉमेडियन, उन्होंने कहा था कि घर वाले हमें जो चीज़ों से मना करते हैं ना, दरअसल घर वाले हमें नाकाम या गरीब नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि पढ़ लो या कोई हुनर सीख लो। अच्छा, आप एक्स मिस्टर सिंध भी रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसे हुआ था? असल में जिस जिम में मैं वर्कआउट करता था शाह फैसल के अंदर, तो वहाँ काफ़ी दोस्त यार थे, तो वो भी टाइटल खेल लेते, तो मेरे को भी साथ बोला कि आपकी क्या एज थी? मेरी एज होगी उस टाइम पे तकरीबन 17-18 के करीब होगी। अच्छा, एज मेरी, टीनेजर तो हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो उसमें मैंने जो है कंपटीशन खेला, मेरी तीसरी चौथी पोजीशन आई, सिंध में भी, मिस्टर कराची में भी। तो उसके बाद फिर मेरी जो है 21 साल में आगे शादी हो गई। फिर शादी के बाद से फिर मैंने कोई कंपटीशन खेला नहीं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इतना मतलब इस टाइम पे इतना एक्सपेंसिव हो गया है, इतना मतलब महंगा शौक हो गया है कि डाइट को रखना और मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है इस दौर में, क्योंकि आपको पता है किस तरह महंगाई का दौर है। तो डाइट, अगर आप किसी कंपटीशन खेलते हैं, कोई भी चीज़ खेलते हैं, तो इस टाइम पे कम से कम हमें 5-6 महीने की तैयारी पे 4-5 लाख रुपए उस पर लग जाते हैं हमारे ऊपर। इतनी हमारी इनकम होती नहीं है। अब 50-60 हज़ार रुपये महीना हम कमाते हैं, तो अपने ऊपर पर डे 2,000-2,500 रुपये कैसे लगा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो फैमिली को भी देखना, फिर अपने आप को भी मेंटेन रखना, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये है कि अभी भी कोशिश करते हैं और अपनी मेहनत को जारी रखा हुआ है, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं कंपटीशन खेलेंगे। अच्छा, आप दिन में लेडीज टेलरिंग करते हैं, बिल्कुल। तो जो आपके क्लाइंट्स हैं वो हैरान नहीं होते होंगे कि बॉडी बिल्डर हमारा जो है वो टेलर है? कभी असल किसी को में जिक्र करता है इस जब तरह? कोई नया क्लाइंट मेरे पास आता है तो मुझे टेलर तो समझता ही नहीं है कि आप टेलर Okay, मैं हैं। डिजाइनर वो तो हूँ। जब मैं बताता हूँ तो पता चलता है कि भाई आप टेलर भी हैं, क्योंकि वो जो बॉडी बिल्डिंग जो ऐसी चीज़ है कि अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं है तो वो आपकी शख्सियत चेंज कर देती है। बॉडी बिल्डिंग फील्ड ही ऐसी है। तो मैं यही कहता हूँ कि जितने भी यंगस्टर हैं मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई आप बॉडी बिल्डिंग नहीं करते, आप फिटनेस की तरफ आए। कोई भी हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, आप फिटनेस की तरफ लाजमी आए। क्योंकि आजकल आपको पता है कि किस तरीके से लोग, कोई शुगर का मरीज़, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़, कोई कुछ, तो आप फिटनेस की तरफ रहेंगे तो अपनी डाइट को भी मेंटेन रखेंगे और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और माइंडली तौर पे भी आप बिल्कुल फिट रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि दिन में आप ये टेलरिंग करते हैं और शाम में आप बॉडी बिल्डिंग के ट्रेनर, आप ट्रेनर? जी, मैं ट्रेनर भी हूँ और खुद ट्रेनिंग भी करता हूँ। आप ट्रेनर है, तो कोई भी इंसान किसी भी फिजिक का आके अपनी बॉडी बेहतर बना सकता है? जी बिल्कुल बना सकता है, मतलब किसी भी एज ग्रुप में। और किस एज में आपको एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए? कम से कम जिम आपको जो है 15 से 16 साल की एज में आपको वर्कआउट शुरू करना चाहिए। असल में आजकल की जो यंग यूथ है वो मैं ये देखता हूँ कि जितने भी लड़के आजकल आते हैं वो कहते हैं कि हमें 3 महीने में 4 महीने में आर्नल्ड बना दो, सलमान खान बना दो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। वो यूँ पॉसिबल नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग है लॉन्ग गेम, बहुत लंबा मतलब प्रोसेस होता है। कितना लगता है? कम से कम अपनी बॉडी को अच्छा करने के लिए 5 से 10 साल लगते हैं आपको जिम के अंदर। और वो भी जब आपके पास कोई ट्रेनर अच्छा आपको मिले, कोई उस्ताद आपको अच्छा मिले, तो उस सूरत में आप जो है बेहतर हो जाते हैं। जितना इतने अरसे में मसल बिल्ड होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप बोलेंगे मैं 3-4 महीने में, 6 महीने में, साल में इम्प्रूवमेंट ले आऊँ, इम्प्रूवमेंट तो आती है, लेकिन जो क्वालिटी बॉडी की होती है, जो चाहिए होती है, वो कम से कम 5 से 10 साल लगते हैं उसके अंदर। अच्छा, जो लोग स्टेरॉइड्स लगाते हैं इससे जल्दी वो आ जाता है? स्टेरॉइड से होता है। असल में स्टेरॉइड जो है वो आजकल जो यंग जनरेशन है वो स्टेरॉइड के पीछे भागती है। वो कहती है कि ट्रेनर के पास जाइए, किसी भी उस्ताद के पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि 3 से 4 महीने में हमारे को जो तैयारी चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि वो है स्टेरॉइड, बिल्कुल है, यूज़ करते हैं, लेकिन वो लोग यूज़ करते हैं जो स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हैं। जिसने फिटनेस पे रहना है उसका काम ही नहीं है स्टेरॉइड पे जाने के लिए। आप डाइट से सब कुछ ले सकते हैं अपनी, आप वर्कआउट करें, आप रूटीन से आप नींद पूरी करें अपनी, आप अपनी डाइट लें, 5 से 6 मील रोज़ की होती है, आप वो लें, आप मेंटेन रहेंगे, आप सेट रहेंगे। आपने अगर कंपटीशन खेलना है तो उस सूरत में आपको जो है स्टेरॉइड की तरफ जाना पड़ता है। कोई नुकसान होता है? बिल्कुल नुकसान होता है। क्या नुकसान? आप अगर अनलिमिटेड किसी भी उस्ताद की गाइडेंस के बगैर आप लेंगे तो वो नुकसान ही होगा। मतलब अच्छे ट्रेनर के साथ आपका हार्ट का मसला भी हो सकता है, आपकी किडनी भी फेल हो सकती है, आपका माइंड का मसला भी हो सकता है। क्योंकि जो कंपटीशन खेलते हैं, स्टफ़ की तरफ जाते हैं, तो वो डेंजर जोन पे होता है, वो बिल्कुल मौत के करीब होते हैं। पानी को ड्रॉप करना होता है, बॉडी में से पानी निकल क्लियर करना होता है। तो आपने कई दफ़ा देखा होगा कि स्टेज के ऊपर जो है एथलीट गिर जाता है, चक्कर आ जाता, गिर जाता है। वो यही वजह होती है कि क्रैम आ गया या तो बड़ा खतरनाक शॉक है। बिल्कुल ऐसा ही है।
मौत के साथ खेलने वाली बात है। हाँ, तो बेहतर है कि फिटनेस का ख्याल रखें। लेकिन वो खेलते हैं, वो जिसको जुनून है, जिसको शौक है, वो तो खेलेगा ना, उसको तो आप मना नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने फिटनेस के उस पर रखना है तो आप नॉर्मली एक्सरसाइज करें, लेकिन कंटिन्यू करें, कम से कम 1 घंटा आप जो है वर्कआउट के लिए निकालें। सही। अच्छा बताइए, आप जो हेल्दी डाइट बार बार कह रहे हैं, तो आप क्या, जैसे बड़े हमारे तीली लड़के हैं आजकल ना, बिल्कुल। तो क्या खाने में ऐड करें अलोंग विद फिटनेस के अपना ख्याल करें जो बहुत ज़रूरी है आपकी मसल बिल्डिंग के लिए भी और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी? आप जो है ओट्स दलिया आती हैं, ओट्स आप कोई भी ओट्स यूज़ कर सकते हैं, एग्स यूज़ कर सकते हैं, चिकन बॉयल राइस यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है बॉयल आलू यूज़ कर सकते हैं। जितनी आप मतलब स्टीम और बॉयल चीज़ें आप खाएंगे, ऑयल की तरफ ऑयल अगर यूज़ करते भी हैं तो ना होने के बराबर। कोशिश ये करें कि बाहर की जो बर्गर, बोतल, चिप्स वगैरह, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। और शक्कर भी छोड़ें। शक्कर भी कम करें। अगर मीठा भी खाते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि जितने भी ट्रेनर हैं वो आजकल यही है कि आप यूट्यूब पे भी देखें कि कहीं पे भी देखें, तो वो बिल्कुल ही डाइट को ऐसा उन्होंने किया हुआ है, हर किसी शख्स ने अपनी अपनी मतलब दूसरे को देख के वही चीज़ बता रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप सब कुछ खाएँ, लेकिन एक लिमिट के अंदर खाएँ। अगर आप फिटनेस की तरफ हैं, अल्लाह ताला ने हर चीज़ खाने के लिए बनाई है। अगर आप बिल्कुल डाइट पे चले जाते हैं, शुगर छोड़ दिया आपने, मीठा छोड़ दिया, बाहर की चीज़ें छोड़ दी, तो वो जाहिर सी बात है जो मज़ा है वो तो आपको नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल। लेकिन आप सब कुछ खाएं, लेकिन एक लिमिट में कंट्रोल करके खाएं, और अपना रोज़ाना 1 घंटा वर्कआउट के लिए निकालें। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपका वर्कआउट है, रेगुलर वर्कआउट, ये आपको आपकी लाइफ क्वालिटी को बेहतर बनाता है? जी बिल्कुल बनाता है। आपने अपने अंदर, अब मैं आपसे उम्र तो नहीं पूछूंगी, लेकिन आपको लगता है आपके जो हमअसर लोग हैं, दूसरे एज के लोग हैं, उनके मुकाबले में यू फील हेल्दियर? जी बिल्कुल होता है, और माइंडली तौर पे भी आप जो फिट रहते हैं, मेंटली भी आप बिल्कुल फिट रहते हैं, हेल्दी तौर पे भी बिल्कुल ऐसे रहते हैं। और सारा दिन आप कोई भी वर्क करते हैं, काम करते हैं, उसमें आप थकते नहीं हैं, उसमें आप सारा दिन एक्टिव भी रहते हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे एंड में लोगों को? मैसेज में यही देना चाहूँगा यंग लड़कों को कि जो यंग लड़के दूसरे अपना किसी फील्ड में पड़े हुए हैं वो फिटनेस की तरफ आएँ। अगर जिम ने बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते तो फिटनेस लाजमी करें। उससे ये है कि आपकी बॉडी के अंदर इम्प्रूवमेंट भी आएगी, आपकी शख्सियत भी चेंज होगी। तो मैं ये कहता हूँ कि जितने भी यंगस्टर हैं वो अपना फिटनेस की तरफ वो लाजमी आए, एक दफ़ा करके तो देखें। क्योंकि यहाँ तो ज़्यादातर अब जो है थोड़ा सा फिटनेस लाइन हमारी इंडस्ट्री जो है वो थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है, नहीं तो फिर फिटनेस की तरफ तो कोई भी नहीं है आजकल। तो मैं यही देखता हूँ, हाँ, सब ढीले पड़े हुए। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, फेवरेट काम ही हो गया कि बैठ के लैपटॉप पे बस कुछ ना कुछ एक के बाद एक कोई ना कोई मूवी देखते रहें। थैंक यू सो मच फ़हीम साहब। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे आपके काम में, और इसी तरह आप लोगों को फिटनेस की तरफ लेके आते रहें और अच्छे अच्छे कपड़े सीते रहें। बिल्कुल। तो भाई, आपने जाना कि अपनी ज़िंदगी में आप कुछ भी कर रहे हैं, फ़िटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तो मेरा ख्याल है कि मैं कोई ज़िंदगी में पहली बार किसी लेडीज़ टेलर से मेरी मुलाकात हो रही है जो कि एक बॉडी बिल्डर भी हैं। तो आपका कोई भी प्रोफेशन हो, अगर आप अपना ख्याल करते हैं, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखते हैं, तो ना सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहती है और आपका सेहत जो है वो काफ़ी देर से आप एज करते हैं। ये तो फजूल की बात है कि भाई अब तो उम्र हो गई है तो ब्लड प्रेशर होना ही है, शुगर होनी है, ये सब आपके हाथ में है। आप अपनी ज़िंदगी को की क्वालिटी कितनी बेहतर बनाएं, इट्स ऑल इन योर हैंड्स। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर ब्रेक के बाद मैं जाऊंगी शेफ साइमा के किचन में और हम जानेंगे कि माश की दाल कहाँ तक पहुँची। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं मौजूद हूँ शेफ साइमा के किचन में और इनसे जानते हैं कि ये जो ढाबे वाली माश की दाल है वो कहाँ तक पहुँची। तो मैं क्या झांक सकती हूँ? बिल्कुल, आप झांके नहीं, पूरा देखें। पूरा देखूं? अच्छा, अरे वाह, कलर भी बड़ा अच्छा सा आ गया। जी, और आप ये देखिए आपने इसमें वो डाला है, मैंने अभी ऊपर से थोड़ा पुदीना डाला था, माविश, और पुदीना और थोड़ा अदरक भी डाल के मिक्स किया था, क्योंकि अदरक का बहुत अच्छा अंदर इन्फ्यूज़ हो जाता है जब फ्लेवर, तो बहुत अच्छा लगता है। ऊपर के अलावा अभी हमने सिर्फ मैंने अंदर ये इसको उठा के मैं चूल्हे पे रख दूं? जी माविश, अब हम भगार लगाने की तरफ जाएंगे और आराम से वो गर्म है, आप ध्यान कीजिएगा। मुझे फ्राइंग पैन दे दीजिए। अच्छा, बघार के लिए मैंने रेसिपी कार्ड में भी लिखा है घी का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात है। घी अवॉइड करना चाह रहे हैं तो आप लोग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और बघार के अज्जा दोबारा से देख लीजिए। इसमें मैं पहले जैसे ही यहाँ पे इस वक्त ऑयल गर्म हो जाएगा माविश, तो मैंने आधी एक बारीक प्याज काट ली थी और उसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा ले लिया था। फिर यहाँ पे 5 से 6 सफ़ेद लाल मिर्चें हैं, सफ़ेद नहीं,
ठीक है, सफ़ेद लाल मिर्चें। सफ़ेद लाल मिर्चें, थोड़े से कड़ी पत्ते यहाँ हैं, ऐड करेंगे हम। ये सब चीज़ों का बघार देंगे और ऊपर से गार्निशिंग करेंगे हरी मिर्च, पुदीना, अदरक के साथ, और फिर हम आपको दिखाएंगे कि ये बघार के बाद कैसी लगती है। अच्छा, इसका कलर खिला खिला इसलिए मामिश क्योंकि हमने पिसे हुए धनिया का इस्तेमाल नहीं किया। ओह यस। ठीक है, पिसा हुआ धनिया जो है वो थोड़ा सा कलर डार्कर साइड पे ले जाता है। और गरम मसाला भी। जी, गरम मसाला भी बिल्कुल, आप गरम मसाला शामिल कर सकते हैं सर्व करने से जस्ट पहले, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अच्छा, ये मैंने क्या तुम निकाल लोगे हाथ से? हाँ ये जो है ना, मेरे बच्चे भी यही कहते हैं मम्मा आप चम्मच का इस्तेमाल कर लिया करें। ये वाला बढ़ा दें, फ्राइंग का बढ़ा दें मामिश, ये वाला जी, एग फ्राई वाला बढ़ा दें। और आज आपका लेडल मुझे चाहिए होगा निकालने के लिए। हाँ जी, यहाँ देखते जाएं आप, थोड़ा सा पीछे भी हो जाएं, साथ साथ इसको हम फ्राई भी करेंगे। और इसको लाल मिर्चों को मैं तोड़ के डाल भी देती हूँ ताकि ये इनका थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। कुछ को मैं तोड़ रही हूँ, कुछ को मैं साबुत रखूँगी। माविश, आपके घर में खैर माश की दाल तो जो है सब घर में बनती है। हाँ, वो सूखी ही मतलब ड्राई हाँ, साइड पर ड्राई बनाई बनती है। जाती होगी। अच्छा, हमारे यहाँ ना वो भी बनती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ माश की दाल को बॉईल कर लें। ठीक White, है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है। हाँ, और सफेद उसमें, वाली हाँ, बघार लगा उसमें के से बस बघार that's it। लगाना। वो हमारे घर भी बनती है जी। लेकिन चूंकि और आज इसी हम तरह का बघार और ऊपर पुदीना ज़रूर। बहुत- वो बहुत लेकिन अच्छा पुदीना लगता है। सिर्फ डेकोरेशन में, और ज़्यादा पुदीने का बड़ा अच्छा बहुत मज़ा। अच्छा, मुझे पुदीना बहुत पसंद है पर्सनली। बघार में ना, आलू में मतलब भी अच्छा लगता है। आलू में तो, आलू के कटलेट्स में पुदीना की बहुत अच्छी स्मेल आती है। इवन कभी आप तुरई की भुजिया बनाए ना माविश, आप तुरई में भी ऐड करके देखिए, तुरई टमाटर वाली। टमाटर वाली उसमें तुरई पुदीना का। बहुत अच्छा लगता है, आप ट्राई जैसे मैं हरा कीजिएगा। धनिया पुदीना तो डालती हूँ, लेकिन अच्छा। हरा धनिया पुदीना करी हूँ, हरा धनिया हरी मिर्च। मैं अब ना हरा धनिया की, क्योंकि अब मुझे लगता है कोई खुशबू ही नहीं होती, तो मैं अब ज़्यादातर पुदीना यूज़ करने लगी हूँ। अगर किसी चीज़ में इवन कबाब या कटलेट्स में हरा धनिया कबाब दिया में भी तो होता है, पुदीना का बड़ा अच्छा हाँ फ्लेवर मैं आता पुदीना है। यूज़ करती हूँ हाँ। ज़्यादातर, मुझे बहुत पसंद है। देखिए माविश, अब यहाँ पे एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो बिल्कुल, गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपकी मुझे थोड़ी सी मदद दरकार होगी, अगर आप निकाल सकें इसको। किसको निकाल दूँ बताएं, आप हुक्म करें, नहीं, किसको बल्कि निकालूँ यहाँ से? माविश, मैं ये बघार लगाऊंगी इसमें, अगर आप मैं हमारी अच्छा, दाल बिल्कुल, निकाल दीजिए तो अच्छा हो जाएगा। देखिए हमारा प्याज भी ऑलमोस्ट फ्राइंग हो चुका है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है ताकि ये इतनी ही गरम ऑयल में अब खुद ब खुद फ्राई हो जाएगा। थोड़ा सा और डाल दीजिएगा। अच्छा, दालों के लिए मैं जैसे पहले भी बता चुके हूँ कि दालें और सब्ज़ियाँ जो हैं, दालें, सब्ज़ियाँ, फ्रूट बहुत फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए। और दालें जो हैं इनमें सोर्स ऑफ फाइबर भी हैं, विटामिन भी है, सोर्स ऑफ। जी वहाँ ये, बल्कि यहीं रहने दीजिए, मैं भी मुझे थोड़ा सा आप यहाँ रखे थे। यहाँ रख दें? जी जी यहाँ रख दीजिए। अच्छा, अब हम बघार अपना डालते हैं और साथ साथ बात भी करते जाते हैं। मैं इस तरफ से बघार डालूँ या ऐसे डाल देती हूँ? चलो, कैमरा के लिए उधर से। हाँ ठीक है। और ऊपर वो हरा धनिया वगैरह। जी, थोड़ा सा हरे धनिया से भी सजाएंगे। कलर अभी आप देखिएगा इसका, थोड़ी देर में बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, थोड़ी हरी मिर्च डालते हैं। पुदीना डालेंगे। अदरक इसमें आप खूब सारा इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा लगता है। माश की दाल के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है अदरक। हर इस तरह का जो खाना, फूड है ना, जैसे चने हो गए, माश के ये जो चने का सालन बनता है, जी माश जी, की दाल, बिल्कुल। निहारी, हलीम, वो भी अदरक हाजिम भी होता है। बिल्कुल आप सही कह रही ऊपर से हैं। अदरक काट लें, अविश मुझे वहाँ से सलाद भी बढ़ाइएगा। और प्याज अगर हर खाने के साथ काट ये लें, देखिए। काट के खा लें तो ये बड़ी हेल्दी होती है। अच्छा देखें, अब हमारा कैमरे में सब आ रहा है। वेरी नाइस साइमा, हमारा दोपहर का खाना तैयार है। हाँ, तो मैं ये बता रही थी, मैं अपनी बात कंटिन्यू करूँगी कि करेंगे।
दालों का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करें, क्योंकि ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। दालों के फ़वाइद मैं पहले कई बार बता चुकी हूँ। और सोर्स ऑफ फाइबर है, आपका डाइजेशन सिस्टम को भी ये हेल्दी रखती है। तो दालें बनाएं, सब्जियां बनाएं, फ्रूट्स खाएं और हेल्दी रहें। अपने और अपने घर वालों की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। हमारे नहीं, मैं बता रही हूँ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें फ़ीडबैक दें। मैंने फ्राइडे थर्सडे हमने पालक पनीर बनाया था, तो उसके बारे में भी ज़रूर आप लोग फ़ीडबैक दें यूट्यूब और फेसबुक के चैनल पर। और बाकी महविश, ओवर टू यू, हमें दुआओं में याद रखें। अच्छा भाई, साइमा का स्क्रिप्ट ख़त्म हो गया। आज का जो प्रोग्राम है वो अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आया होगा। माउंटेनियर्स से मैंने ये सीखा कि अपनी सेहत का पहले ख्याल रखें, फिर पहाड़ चढ़ने जाएं, वरना जो है वो अब दूसरों के लिए भी बोझ बन जाएंगे। वैसे भी ज़िंदगी में ये बात जहन में रखिए, अगर आप नहीं चाहते कि हम कहते तो हैं अल्लाह ताला मुझे चलते फिरते, क्या चलते फिरते हाथ और पाँव उठा ले, अल्लाह ताला मुझे किसी का मोहताज ना बनाए, मगर ये आपको लगता नहीं है सिर्फ और सिर्फ दुआओं की हद तक है। हमसे एक्सरसाइज नहीं होती, हमसे टाइम पे सोया नहीं जाता, हम हेल्दी नहीं खाते, बस हम वो हैं ज़बान के बादशाह हैं, वो ड्राइंग रूम वॉरियर्स ये होता है ना, फेसबुक जहादी, बस हम इसी हद तक हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के ऊपर ओल्डर एज में बोझ ना बने, तो उसके लिए आप करने वाला ये काम है कि आज से अपना ख्याल करें। एटलीस्ट 15 मिनट से वॉक स्टार्ट करें, कुछ खाने पीने का ध्यान रखें, रात को टाइम से सोएं। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, मगर उसको एंजॉय करने के लिए आपका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है, मेंटली भी और फिज़िकली भी। दूसरी चीज़ डॉक्टर सना से जब हमने सीखा, नार्सिसिज्म। अगर आप वो शख्स हैं जिसकी ऐसे दुनिया तंग है, या आप किसी ऐसे फजूल इंसान को झेल रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करे। ट्राई टू ब्रिंग ईज़ इन पीपल्स लाइफ। हमें देखें, बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी है, बहुत थोड़े दिन के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। ट्राई करें कि हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ और खैर बांटने वाले हों, लोगों के लिए मुसीबत ना बने। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे लोग खाइफ हैं, तंग हैं, तो ये याद रखिए, बहुत दफ़ा यू आर द रीज़न। सारी दुनिया ख़राब नहीं हो सकती। इसी तरह हमारे साथ एक और बड़े मज़ेदार मेहमान मौजूद थे जो कि लेडीज़ टेलर हैं और बॉडी बिल्डर हैं। उनसे मैंने ये सीखा कि नो मैटर व्हाट प्रोफेशन यू आर इन, आप अगर अपना ख्याल रखें तो आपकी पर्सनालिटी भी बड़ी जाज़िब होती है, पुरकशिश होती है, और आप दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन होते हैं। इसी सारी चीज़ों के साथ हम जो है वो आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक्स के साथ और साइमा की नई रेसिपी के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।